10 में से 1 भारतीय को कैंसर होगा ही होगा। आज देश में सबसे बड़ा कारण अगर मैं मृत्यु का मानूं तो वो हार्ट अटैक और डायबिटीज से रिलेटेड ड्रग्स हैं, दवाइयाँ, बीमारियां हैं। हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन से डरते हैं। उसको अब नॉर्मलाइज कर दिया गया आप है। उसको नॉर्मलाइज करते हो, आप वो रोज एक गोली खाते हो। क्या मैं मॉर्बिड ऑब्सेशन में रहूं कि मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा? नहीं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डोनर को किडनी और लिवर की तरह एक किडनी नहीं देनी पड़ती। उसको 3 करोड़ सेल में से सिर्फ 3 लाख सेल देने होते हैं। क्या कैंसर्स भी इंश्योरेंस पॉलिसीज में आने लगे हैं? बिल्कुल, बहुत सारी कैंसर पॉलिसीज आ गई, HDFC की आ गई, SBI की आ गई। उन्होंने कैंसर को कवर करना स्टार्ट कर। हर आदमी को अपने भाई और बहन तक डोनेट करने के लिए तत्पर होने चाहिए। जैसे शोभा जी ने कहा, सिर्फ 25% मैच होते हैं, भले ही में वो रियल ब्रदर सिस्टर। अमेरिका में जो चीज़ आज की तारीख में अवेलेबल है, शायद 5% चीज़ वो हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं होगी, बट बाकी 95% चीज़ें सारी रूबरू हिंदुस्तान में उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, एक जो पॉसिबल ट्रीटमेंट बताते हैं कैंसर का, दैट इज कि आप खाना कम खाना शुरू कर दें। क्या ये मिथ है या ये बिल्कुल झूठ मिथ है। कोई ऐसा एक मिथ जिसकी वजह से कैंसर ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो गया है? बहुत ही बड़ा मिथ है कि कैंसर ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और कैंसर हमेशा डेथ सेंटेंस है। नमस्कार, स्वागत है आपका द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में, मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस एंड माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का मकसद है कि आपकी द जर्नी विद इन करा सके, आपको खुद को बेहतर समझने में, अपने इनर वर्ल्ड को समझने में, आप अपने सोच विचार, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स, सिचुएशंस जो लाइफ में हो रही हैं, उनको कैसे प्रोसेस करते हैं, उसकी एक बहुत गहरी समझ पैदा कर सकें। आप अपने इमोशंस को समझ सकें और उन्हें फिर रेगुलेट करना, उनके प्रति जागरूक होना सीख सकें। क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आप अपने आप की बेहतर समझ पैदा कर पाते हैं और आप अपनी लाइफ में जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो भी सपने देखते हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको आज की बेहतर समझ होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। आज हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं, खुद को बेहतर समझने वाले हैं कैंसर के लेंस से। अब आप सोचेंगे कि मेरा तो कैंसर से कोई वास्ता नहीं, तो मैं खुद को बेहतर कैसे समझ पाऊंगा कैंसर के एंगल से? तो जो लोग इस बीमारी को अपनी फैमिली में देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं या इससे जूझ रहे हैं, वो तो कैंसर को कैंसर की तरह ले सकते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, वो कैंसर को ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ा डर, जो आपको किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसको एक इमोशन की तरह समझिए। क्योंकि इस पॉडकास्ट पे हम इमोशंस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो समझिए कि कोई एक बहुत बड़ा डर है जो आपको क्रिपल कर देता है, पैरालाइज कर देता है। अब उससे कैसे डील करना है, तो उस लर्निंग के लेंस से आप इस एपिसोड को देखिए। बहुत ही इंसाइटफुल है। हम एक बहुत ही सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लेकर आए हैं और जो उन्होंने इंसाइट्स दी, जो भरोसा दिया, जो होप दी इस एपिसोड में, वाकई में आपका हौसला, जिसे कहते हैं ना, 10x हो जाएगा, 100x हो जाएगा इस एपिसोड को देखने के बाद। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो खुद या उनके परिवार में कोई कैंसर रूपी बीमारी से जूझ रहा है, तो उन तक इस एपिसोड को ज़रूर पहुंचाइएगा। आप उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी मदद करेंगे। चलिए मिलते हैं आज के गेस्ट से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, जो कि डायरेक्टर हैं हीमेटोलॉजी के एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के एट फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। इन्होंने अपने 25 इयर्स के करियर में 2000 से भी ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए हैं और आज के इस एपिसोड में हम अपनी लाइफ को रिविजिट करेंगे, अपनी ज़िंदगी में द जर्नी विद इन करेंगे थ्रू द लेंस ऑफ कैंसर। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर राहुल भार्गव टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। थैंक यू शोभा जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस जर्नी विद इन। एक बहुत ही अच्छा एपिसोड है और बड़े नॉर्मल अंदाज में आज हम कैंसर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डरिएगा मत। इसके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज आपका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि आप कैंसर को भी एक प्यार भरे तोहफे की तरह भगवान की तरफ से स्वीकार करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल हम कैंसर के केसेस में एक बहुत बड़ा राइज देख रहे हैं
और न्यूज़ में भी देख रहे हैं, बच्चों के साथ देख रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो कैंसर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो रीसेंट कुछ सालों में क्या कैंसर के केसेस मल्टीप्लाई इतने ज़्यादा तादाद में हुए हैं, या फिर अब क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अवेयरनेस ज़्यादा है? व्हाट इज़ इट? थैंक यू शोभा जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, सिंपल सी बात है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। द ओनली वे नॉट टू हैव कैंसर इज नॉट टू बी बॉर्न। अगर हम जन्म नहीं लेते तो हमें कैंसर नहीं होता। और कैंसर से डर क्यों है, भय क्यों है? क्योंकि इस 77 साल की आज़ादी में जब भी कैंसर की बात आई, वो सिर्फ हमारे बॉलीवुड के माध्यम से आई, जिसमें सिर्फ दिखाया गया कि उसका जो अंत होता है वो हमेशा खराब होता है, या जो उसकी जर्नी होती है, एक जर्नी है और एक मंजिल है, दोनों ही खराब है। मंजिल मृत्यु है और जो जर्नी थी वो कीमोथेरेपी की थी। तो जो भी चीज, शोभा जी आप इस तरह से सोचिए दर्शकों, जो भी चीज अंधकार में है ना, उससे हमेशा हमें डर लगता है। हम बचपन में थे, अंधकार था तो हमें डर लगता था, लाइट चली जाती थी हमें डर लगता था। वैसे ही कैंसर भी एक अनियन की तरह है जिसकी परत अब उतरती जा रही है, उसके कपड़े उतरते जा रहे हैं, तो हमें पता चलता जा रहा है कि कैंसर लाइलाज नहीं है। पिछले 60 सालों में साइंस ने इतनी प्रगति करी है, इतनी प्रगति करी है कि आज आपको कैंसर से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे को उसके बारे में ज्ञान नहीं है, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करें। अच्छा एक बार बताइए, कोविड जब आया था किसी को पता था? हमने कोविड का नाम भी सुना था कभी? और आज देखिए जनमानस में कोविड, आप बोलो कोई जुकाम होता कह रहा कोविड ही तो होगा। 3 साल की जर्नी, एक ऐसा वायरस जिसके बारे में विश्व ने कभी नहीं सुना, उसके बारे में जनमानस आज इतना अवेयर है कि गांव में भी जाके पूछो जेनेटिक टेस्टिंग कोविड की, वो कह रहा हाँ स्वाब होता है उससे कर लीजिए। इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। आपने कभी सोचा शोभाशी, चलिए एक बहुत सिंपल सी बात बोलता हूं, दिल का दर्द होता है, हार्ट अटैक होता है, दिल का दर्द तो वैलेंटाइन डे में भी होता है, बट हार्ट अटैक किसी को होता है तो वो घबराता नहीं हो, कह रहा जाके एनजीओ करा ले। क्योंकि हमने समाज में ऐसा ताना बाना बुना जहां पे हमने उसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया, हमने उसकी सर्वाइवल दिखाने लगे कि 90% तक लोग जिंदा रहते हैं। तो मैं आज आपके इस पॉडकास्ट पे जर्नी विद इन में ये गारंटी करता हूं कि अगर हम कैंसर को समझेंगे और जानेंगे और उसके बारे में बात करेंगे इतनी ही ऊंची आवाज में, तो ये भी एक हार्ट अटैक की तरह ही होगा कि कैंसर ही तो हुआ है, हो जाएगा ठीक। कैंसर ही तो हुआ है। क्या कैंसर से हम ये बात करते हैं कि घर में फैलता होगा? क्या हम ये बात करते हैं कि खराब हो जाएगा? क्या बहुत महंगा होगा, बहुत कीमोथेरेपी हो गया? दोस्तों 2024 में हो, आज आप अमेरिका में बात कर सकते हो फेस टाइम पे किसी से भी। तो आप सोचो साइंस ने भी तो तरक्की करी होगी ना, आगे बढ़ा ही होगा। तो क्यों घबराना है? बातें करो, चर्चा करो, परिचर्चा करो, चाय पे चर्चा करो, चाय पे तो बहुत चर्चा होती है, मन की बात करो। तो मुझे लगता है कि हम कैंसर को नॉलेज के माध्यम से लोगों तक पहुंचा के जीत पाएंगे। डॉक्टर साहब, वही एक तरह से पर्पस है आज के इस एपिसोड को भी करने का, कि हम कैंसर के लेंस के थ्रू लाइफ को कितना बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि जब कभी डेडली बीमारी की या लाइफ में कुछ ऐसे डेडली इंसिडेंट की बात आती है, कोई बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाता है, तो हम मजबूर हो जाते हैं खुद को टटोलने में और खुद को बेहतर समझने में कि हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कुछ नज़रिया आज हम कैंसर के लिए पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स कि कैंसर होता कैसे है। तो बहुत ही आसान सवाल है शोभा जी। हम सब अमर होना चाहते हैं, हमारे सारे संत मुनि अमर होना चाहते थे ना। अब कितनी बड़ी विडंबना है कि एक दिन एक सेल अमर हो गया तो हमारी वाट लग गई, क्योंकि हम मर जाएंगे। वही कैंसर है ना। कैंसर क्या है? कैंसर यार एक सेल का अनियंत्रित तरीके से ग्रोथ को हम कैंसर बोलते हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है, वो फूड हो सकता है, वो एनवायरनमेंट हो सकता है, वो हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है। और शुभा जी आप मानेंगे नहीं, जितनी ज़्यादा साइंस तरक्की करती जा रही है, दोष कहीं ना कहीं हम आज तक बाहर वाले चीज़ों को देते थे, पर कहीं ना कहीं दोष हमारे जीनोम में और जेनेटिक में भी होता है। तो अगर मोटी मोटी बात करें कि कैंसर क्यों होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जा रहे हैं कि हम कमरे में जितने लोग बैठे हैं, आप मैं और भगवान में से किसको होगा और किसको नहीं होगा, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, पर आज तक हम ये पहुंच नहीं पाए। अगर हम जब एआई की बात करते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे श्रोता एआई की बात करते होंगे, तो बेस्ट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैंसर है। वो अपने आप को चाल ढाल रंग रूप को आपके अनुसार बदलता है, आपकी दवाइयों के अनुसार बदलता है। तो कैंसर होने का कारण क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं 100 लोग अगर स्मोकिंग करते हैं तो सिर्फ 10 को ही लंग कैंसर होता है। अगर 100 लोग रोज अल्कोहल पीते हैं, रोज अगर पटियाला पैक पीते हैं,
तो उसमें से 20 को होता है, तो बाकी लोग कहते हैं मुझे नहीं होगा, पर आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं इन कार्सिनोजेनिक चीजों के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली एनवायरमेंटल, मोस्ट प्रोबेबली फूड में टॉक्सिन्स, साथ ही में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हमें कैंसर पैदा करने वाला हमारे को यंत्र देती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर होता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात करें तो ब्राका जीन म्यूटेशन, जो कि आजकल जिसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस भी हो रही है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी सेलिब्रेट किया जाता है, डिफरेंट पोर्टल्स पे इसके बारे में बात होती है। तो एक ब्राका जीन म्यूटेशन के बारे में तो हमें पता है। क्या और भी तरह के ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ऐसे जीन टाइप्स हैं जिसकी वजह से आप प्रीडिस्पोज हो जाते हो कैंसर को लेकर? और अगर ऐसा है तो कौन सी तरह के स्कैन्स हैं, टेस्ट हैं जो कराने चाहिए? क्या ये टेस्ट एनुअल रूप पे कराने चाहिए, हर साल कराने चाहिए? आपकी क्या हिदायत होगी यहाँ पर? सो अगेन इसमें बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिसिटी है। जैसे BRCA1 तो हमें पता चल गया कि ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर में प्रीडिस्पोज करता है, वैसे ही और भी जीन्स हैं, और ऐसे ही 150 से 200 जीन्स हैं जो अलग अलग प्रकार और भांति भांति के कैंसरों को प्रीडिस्पोज करते हैं। पर इससे पहले मैं एक स्टेप लेता हूं दोस्तों। सब जब हम बात करते हैं कैंसर, तो हम बोलते हैं कि सारे कैंसर खराब हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 140 करोड़ में सारे पुरुष खराब हैं इस देश में? कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। कि क्या सारी महिलाएं अच्छी और बुरी हैं? नहीं, कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी। वैसे कैंसर कौन सा कैंसर? कैंसर एक समूह है, एक 250 प्रकार के कैंसरों को, बीमारियों का समूह है जिसे हम कैंसर कहते हैं। अगर मैं 1 बिलियन सेल अपने शरीर में लूं, न्यूरॉन्स अलग हैं, आंखों के सेल अलग हैं, मुंह के सेल अलग हैं, हार्ट के सेल अलग हैं, लिवर के सेल अलग हैं, उनका दृष्टिकोण कि मैं कब कैंसर में तब्दील होऊंगा अलग अलग है और अलग अलग चीजों पे निर्भर है। तो दोस्तों आज के बाद से जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं जर्नी विद इन वाला, सिर्फ कैंसर मत बोलो। आज की तारीख में कैंसर शब्द समूह है, बीमारी का नामकरण करो। कौन सी बीमारी? लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जैसे आपने ब्रैका कहा, ब्रैका क्या गॉल ब्लैडर करवाता है? नहीं, ब्रैका तो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर कहता है। तो इसका मतलब शरीर टोयोटा की गाड़ी की तरह है कि उसका वेल कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है जिससे गाड़ी चलती है और बंद होती है। वैसे शरीर है, तो उसमें खराबी हुई तो उस ऑर्गन का कैंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले कैंसर का नामकरण करें। कौन सा कैंसर? तो जब आप मेरे से पूछते हैं कैंसर समूह है बीमारियों का, तो मैं कहता हूं कौन सा, क्योंकि उसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा है। कुछ अच्छा कौन सा है? जैसे CML है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर का। अब ब्लड कैंसर की बात सुनते हुए ऐसा लगता है आसमान से बिजली गिर गई। जब हमारे पास मरीज आता है तो CML में लगता है उसको बिजली गिर गई। ब्लड कैंसर मत बोलिएगा सर, धीरे बोलिएगा, कान में बोलिएगा। तो CML में तो दोस्तों एक गोली खा के आप 20 से 25 साल नॉर्मल रह सकते हो, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की तरह। आप क्या डायबिटीज और हाइपरटेंशन से डरते हो? आज देश में सबसे बड़ा कारण अगर मैं मृत्यु का मानूं तो वो हार्ट अटैक और डायबिटीज से रिलेटेड ड्रग्स हैं, दवाइयां, बीमारियां हैं। हम डायबिटीज हाइपरटेंशन से डरते हैं। उसको अब नॉर्मलाइज कर दिया गया आप है उसको नॉर्मलाइज करते हो, आप वो रोज एक गोली खाते हो और फिर मीठा और भी खा चलते रहते लेते हो, हो। मीठा भी खाते हो। अब दिवाली आएगी, आप खाना मीठा अच्छे से खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक गोली खा के उससे नहीं डरते। बट कैंसर, क्योंकि जिसके बारे में आप सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते या अंधकार में रहना चाहते हैं, उससे आप भयभीत होते हो। नहीं दोस्तों, इस जर्नी विद इन का यही तात्पर्य है, यही निष्कर्ष है कि हमें इसके अराउंड जो अंधकार है कैंसर के अराउंड, उसको हटाना आवश्यक है। बहुत ही सिंपल और एक पावरफुल टोन में आपने डॉक्टर साहब ये कहा है। एंड आई होप जितने भी लोग ये एपिसोड अब तक सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, उनका थोड़ा सा जो सबसे पहले डर की लेयर है ना, जो आपको एक राइट नॉलेज ग्रैब करने से रोक देती है और जो आपके मन में बहुत सारे छोटे बड़े सवाल आते रहते हैं, उसको शेड कर पाए, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे इस पूरी कॉन्वर्जेशन में। तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि कुछ तरह का कैंसर ठीक भी होता है, आसानी से क्योरेबल भी हो जाता है, मैनेजेबल भी हो जाता है, और कुछ तरह के कैंसर्स डेडली होते हैं। आपने ये भी कहा कि 250 तरह के कैंसर्स होते हैं। एंड इनफैक्ट हाल ही में पिछले 2 सालों में मेरी 3 फ्रेंड्स को ब्रेस्ट कैंसर भी हुआ। तो उन्होंने मेसेक्टोमी कराई, एक ने डबल मेसेक्टोमी भी कराई, और उसके बाद जो मैंने उनके साथ बात कर एक्सपीरियंस किया वो ये किया कि हर किसी का कैंसर, चाहे वो सेम नाम का कैंसर भी हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर भी है, बट वो भी डिफरेंटली हो रहा है और डिफरेंटली एक्ट कर रहा है आपकी बॉडी में। एक डक्टल कार्सिनोमा है, एक इन्वेजिव है। तो दोस्तों आप क्यों इस सब झंझट में पड़े हो? आप अपना नॉर्मल जीवन जियो ना। आपके लिए कैंसर स्पेशलिस्ट बैठे हैं जो ये पीछे से बैठ के बिहाइंड द कर्टन्स रोजमर्रा की साइंटिफिक नॉलेज को आप पे ब्रेस्ट यूटिलाइज करने के लिए तैयार है।
जब आपने अच्छा और बुरा कहा ना, तो मैं कहता हूँ कुछ बहुत अच्छा भी है, 2 के साथ इसको बहुत अच्छा भी लगा दो। आज की तारीख में 60 साल की हमारी शोध ने ये दिखा दिया कि लिम्फोमा जो 0 से 0 ट्रीट होता था, आज 60 से 70% लोग ठीक हो जाते हैं। देखिए, डर वहां पे आता है क्योंकि 100% ठीक नहीं हो रहे। अगर वो 100% ठीक हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट हमारी जर्नी इम्परफेक्ट से परफेक्ट की तरफ जा रही है। वो परफेक्ट होगी दोस्तों, वो 100% पे पहुंचेगी, इस बात का पक्का विश्वास है। लिम्फोमा में 60 से 70% लोग ठीक हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, मेरी कजन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ 1996 में कैलिफोर्निया में, आज भी वो ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर में 70% लोग ठीक हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका म्यूटेशन कैसा है और आपने बीमारी को कौन से वे पकड़ा। क्योंकि शरीर संदेश दे रहा है यार, संदेश को सुनो। एक गांठ है, एक अपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से हाथ से ब्रेस्ट को हाथ लगा के आप हर महीने जा सकते हो कि मेरे को गांठ उग रही है कि नहीं उग रही। पोस्ट मीनोपॉजल किसी को, महिला को ब्लीडिंग हो रही है तो आपको देखना है कि वो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है कि नहीं, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। दोस्तों, शरीर मैसेज देता है, शरीर की बात सुनो। इस धोपाधाड़ी में मत भागो, कहीं दौड़ो मत, शरीर को सुनने की आदत डालो, शरीर की बात सुनो। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आज के इस एपिसोड में जाने से पहले मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए, और वो ये है कि द जर्नी विद इन पॉडकास्ट ने अपने 100 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। हमने सेंचुरी मार ली है। 100 एपिसोड्स हम आपके लिए रिलीज़ कर चुके हैं। तो आप हमारा पॉडकास्ट की लिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पुराने एपिसोड्स को भी देख सकते हैं। ये जर्नी 100 एपिसोड क्यूरेट करने की जो हमने लगभग 2 साल में पूरी की, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने पर्सनली देखे, और आप में से जो भी लोग एक छोटी सी रील भी एडिट करते हैं वो जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ये पूरा एडिटिंग का प्रोसेस। और यहाँ पर सिर्फ एडिटिंग ही नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट बनाना, हर एपिसोड को इस तरह से डिज़ाइन करना कि आप लोग द जर्नी विद इन कर पाएँ। आप लोग इस एपिसोड का जो एकमात्र उद्देश्य है, जो एम है, जो मिशन है, उसकी गहरी समझ पैदा कर पाएँ और अपनी लाइफ में ऐसे मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर पाएँ जहाँ से आप अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुँच पाएँ। ये इस मिशन के साथ मैंने इस पॉडकास्ट को शुरू किया और मुझे बहुत ही खुशी है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, इतनी प्यारी प्यारी बातें कमेंट सेक्शन में लिखी। इस पॉडकास्ट को आप में से कई लोगों ने एक थेरेपी की तरह देखा और कमेंट्स में हमें बताया कि कैसे आपकी मदद कर रहा है हील होने में। कुछ लोगों ने इस पॉडकास्ट को एक गाइड की तरह देखा। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली रीच आउट किया कि मैं उन्हें मेंटोर कर सकूं। कुछ लोगों ने इस पॉडकास्ट में अपने फीडबैक दिए, सजेशंस दिए, जहाँ से हम इसको और निखार पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस मिशन को और आगे तक ले जा सकें और ये जो मिशन है ना, ये और बड़ा हो सके और ज़्यादा लोगों में मैसेज पहुँच सके कि हमारे लिए द जर्नी विद इन करना, खुद को समझना, अपने अंतर्मन को समझना, अपने आज की बेहतर परख रखना, उसकी ठोस परख रखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब ये होना शुरू होगा ना, तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये दोनों हेल्थ एटलीस्ट इम्प्रूव होने लगेगी। आपका खुद से रिश्ता, आसपास वालों से रिश्ता, सक्सेस और फेलियर से रिश्ता, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, नार्सिसिज्म, अपनी खुद की ईगो एलिमेंट को बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि आपकी मदद होगी और आप एक बेटर पर्सपेक्टिव पैदा कर पाएंगे और आप एक बेटर इंसान हो पाएंगे। फिर आप वो अपना बेटर वर्जन अपने दूसरे रिश्तों में, अपने काम में, अपनी जॉब्स पर भी ले आ पाएंगे। और साथ ही साथ मुझे बहुत गर्व भी होता है कि ऐसा मुझे बताया गया है, मैंने इसकी पुष्टि तो नहीं की है और मेरे पास कोई तरीका भी नहीं कि मैं इसकी पुष्टि कर सकूं, कि मैं इंडिया की शायद फर्स्ट फीमेल पॉडकास्टर हूँ जिसने 100 एपिसोड्स बनाए हैं। तो ये एक मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह। यहाँ पर मेन जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर एज अ वुमन ये कॉन्वर्जेशंस कर पाऊँ, क्योंकि जब एज अ फीमेल आप कुछ कॉन्वर्जेशंस करते हैं तो उसमें एक अलग संवेदनशीलता होती है, एक अलग समझ होती है, एक अलग एम्पैथेटिक एंगल होता है, और एक अलग सेंस ऑफ शायद मैच्योरिटी भी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि ये कॉन्वर्जेशंस को मैं आपके सामने तक ला सकूं। आपने देखा है कि जिस तरह से मैं अभी ये बातें कह रही हूँ, सब कुछ इस पॉडकास्ट पर अनफिल्टर्ड है। जो भी होता है वो फ्लो स्टेट में होता है। मैं हर एपिसोड में बिल्कुल फ्लो स्टेट में काम करती हूँ। जैसे कॉन्वर्जेशन अनफोल्ड होती है, मैं कुछ सोच के नहीं आती हूँ,
एक चीज़ ज़रूर सोच के आती हूँ कि मुझे कुछ वायरल और सेंसेशनल नहीं करना है। मैं सिर्फ़ ये सोच के आती हूँ कि जो व्यूअर हमें देख रहा है, उसकी इस कन्वर्सेशन पर टाइम खर्चा करने से कैसे मदद हो सकती है। वो अपनी लाइफ़ में आज क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स ले सकता है, एक्शंस ले सकता है, जहाँ से वो खुद को बेहतर समझ पाएँ, खुद को बदल पाएँ अंदरूनी तौर से एक बहुत गहरे रूप में और अपनी बेस्ट लाइफ़ को क्रिएट कर पाएँ। तो जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया उनका एक बार फिर से बहुत-बहुत थैंक यू। लेकिन जो हमारा डेटा है वो बता रहा है कि 91% लोग जो आज भी हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं, उन्होंने शायद अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप उन लोगों में से एक हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए क्योंकि एक पॉडकास्ट नहीं, ये एक मिशन है। मिशन है कि मैं हर किसी इंसान को द जर्नी विदिन करने के लिए कन्विंस कर सकूं और उनकी द जर्नी विदिन के पहले कुछ स्टेप्स में मदद कर सकूं। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इस कॉन्वर्जेसन को शेयर कीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, तभी ये मिशन कंप्लीट हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। नाउ लेट्स गेट इनटू टुडेज एपिसोड। डॉक्टर साहब, कैंसर के अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं? अगर हम अपने शरीर को ट्यून इन भी करना चाहें, कुछ कैंसर्स तो हैं जो एक्सटर्नल कैंसर्स जिन्हें कहा जाता है, जो कि आपकी बॉडी के जो बाहर के ऑर्गन है या दिखने वाली जगह पर जो कैंसर हो सकता है या महसूस करने वाली। कुछ इन्वेजिव कैंसर भी हैं जो अंदर ऑर्गन्स में है जिनका आपको पता नहीं चलता। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का तो सेल्फ एग्जामिनेशन हो सकता है। बाकी दूसरे कैंसर्स का हम कैसे कैसे पता लगाएं कि अब ये अर्ली साइन है, हमारी बॉडी हमें सिग्नल कर रही है कि ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है? अब देखिए, मैंने आपसे कहा 250 प्रकार के कैंसर है। हर कैंसर का अपनी रूपरेखा है, अपना चाल चलन है, अपना चरित्र है। ठीक है। सो अगर मेरे को आज बताना है लिम्फोमा, लिम्फोमा में फीवर आना, फीवर रेगुलरली, बुखार आते जाना, वजन का कम हो जाना, ठीक है, रात में पसीना आना, गांठों का बढ़ जाना, पर ये ट्यूबरक्लोसिस में हो सकते हैं, बहरूपिया है। तो हमारे को चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना है कि हमारे को ये क्यों हो रहा है। हमारे को ब्रेस्ट में गांठें हैं, वो 90% क्या 95% महिलाओं में ब्रेस्ट के अंदर गांठें होती हैं, फाइब्रोएडेनोमा होता है, वो नॉर्मल होता है। तो जो एपिसोड सुन रहे होंगे वो डर जाएंगे कि यार ये कहीं मुझे तो गांठें होने के साथ कैंसर तो नहीं हो गया। नहीं दोस्तों, 95% को नॉर्मल होता है। ठीक है ना। पेट का कैंसर है, आपको बार बार गैस्ट्राइटिस रहती है, स्टूल्स में खून आता है, तो वो कोलन कैंसर का निष्कर्ष हो सकता है। तो बहुत सारे सिम्टम जो हैं वो बहरूपिया वाले भी होते हैं और हर कैंसर के अपने अपने सिम्टम्स अलग होते हैं। बट अगर आपको निरंतर रूप से कोई परेशानी चल रही है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और ये पॉडकास्ट एक्चुअली डॉक्टरों को भी सुनना चाहिए, जर्नी विद इन वाला, क्योंकि शोभा जी, हमारे को ये सिखा दिया गया था कि कैंसर तो हमेशा लास्ट कारण होगा। जब अपन बुखार का कारण ढूंढना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, डॉक्टर मेरे प्रिय मित्र जो हैं, जब वो बुखार का कारण 2-3 हफ्ते का बुखार का कारण ढूंढना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कैंसर तो होता ही नहीं है राहुल, कैंसर तो हो ही नहीं सकता। पर नहीं दोस्तों, हाँ, आज की तारीख में कैंसर सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा, हमें जागरूकता के कारण कोविड के बाद जिस प्रकार से हेल्थ केयर की अवेयरनेस बढ़ी है, उसके चलते हुए हम ज्यादा नंबर ऑफ केसेस कैंसर के देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस प्रकार से हमारा कंट्री डायबिटीज और हाइपरटेंशन की कैपिटल है, वैसे ही नंबर ऑफ केसेस, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस भी हमें बढ़ते हुए दिखेंगे। तो समय के साथ साथ, प्रोग्रेस के साथ साथ उसका एक जो फ्लिप साइड कह लीजिए वो ये भी है कि बीमारियां भी बढ़ रही हैं लोगों में, और जो कि हर बीमारी में हमने इजाफा देखा है। हमने डायबिटीज़ में देखा है, ओबेसिटी में देखा है, हाइपरटेंशन में देखा है, कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स में देखा है। तो आप कह रहे हो वैसे ही अनुपात में बिल्कुल, कैंसर भी जैसे बढ़ आप रहा है। ओबेसिटी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, ओबेसिटी से कैंसर बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले वर्ल्ड रिपोर्ट में 3.9%, मतलब 5 लाख कैंसर ओबेसिटी से हो गए। ओबेसिटी हमारे को, हम कभी सोचते नहीं थे कि हमारे को ओबेसिटी से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, और आज की तारीख में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए किस प्रकार से कैंसर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी आधुनिकीकरण होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, चीजें हमारी फास्ट फूड की तरफ जाती हैं, माइक्रोवेव की तरफ जाती है, तो कहीं ना कहीं हम वही ट्रेंड अमेरिका में जो 15 साल 20 साल पहले था, हम उसको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं हमारे को ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि हमारी जीवन शैली में भी बदलाव हो रहा है। लेट मैरिजेस हो रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कम होती जा रही है, नली पैरे से बच्चे कम होते जा रहे हैं देश में। तो आप ये देखिए, ये भी कारण हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता हुआ दिखता है हमको। ये बहुत छोटे छोटे कारण हैं। हमारी जीवन शैली में जो बदलाव है, नींद कम हो चुकी है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, फास्ट फूड हम क्या सेवन ज्यादा करने लगे हैं, टोबैको, स्मोकिंग, और हम
अल्कोहल का स्मोकिंग देख लीजिए ना आप, हम जहां बैठे हैं वहां सबसे ज्यादा खूबसूरत शॉप किस चीज की होती है आप बताइए? जिसको आमंत्रित करती है वो शॉप कि आइए मेरा सेवन करिए, है ना? तो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली भी दोस्तों बदलती जा रही है। तो जर्नी विद इन के माध्यम से मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, अपनी जीवन शैली को बदलने की कोशिश करो, पाश्चात्यकरण की तरफ मत जाओ। वेस्टर्न जो पाश्चात्य शैली है वो अच्छी नहीं है, उसमें से कुछ पॉइंट अच्छे हैं, बट जो हमारा सादगी वाला भरा जीवन था, सात्विक जीवन हम जीते थे, वो बहुत अच्छा था, जहाँ पे हमारे पास निद्रा थी, हमारे पास खाना था, हमारे पास अमन चैन था, उसकी तरफ जाना आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब बेसिकली यहाँ पे एक इंटरनल अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा भी रहे हैं, वहाँ से कुछ पॉजिटिव्स उठा भी रहे हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट होना, अपनी एक आवाज़ पता करना, आप कौन हो उसके बारे में, इक्वालिटी की बातें करना, इक्वल इक्वालिटी, होना। जेंडर को लेके जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको डिमिस्टिफाई करना, वो सब शायद अच्छी बातें भी हैं वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल। की, लेकिन एक बहुत सारा फ्लिप साइड में जो एक नेगेटिविटी आ रही है वहाँ से, जो जिसकी वजह से वेस्ट सफ़र कर रहा है पिछले 20-30 सालों से। मैं जैसे स्टडीज़ भी पढ़ती हूँ और बहुत लोगों से बात भी करती हूँ, पिछले 20-25-30 साल पहले जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का हाल वेस्ट में था, आज एब्सोल्यूट कॉपी उसकी हम इंडिया में भी देख रहे हैं। 30 साल पहले यहाँ पर डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे वो पैनिक अटैक्स हो, इन सब की इतनी बात नहीं होती थी। और जबकि हम वेस्ट में, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, एंड इनफैक्ट अभी भी आपको याद से 20-25 साल पुरानी टेपिंग का कोई वेस्ट का शो भी देखें, टेलीविजन शो देखें या सिटकॉम देखें, तो वहाँ पे एंग्जाइटी के बारे में ऐसे बात हो रही है जैसे हर किसी को है, राइट? एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया टुडे। आज इंडिया में हम देख रहे हैं कि हर बच्चा एक काउंसलर के पास जा रहा है, एक थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, पेरेंट्स अलग रूप से टेंस्ड हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी अवेयरनेस में लाना पड़ेगा कि हम ज़्यादा वेस्ट को फॉलो करते हैं तो एक इंटरनल अवेयरनेस अपने अंदर रखनी पड़ेगी कि क्या फॉलो करना है और क्या नहीं फॉलो करना है। एंड शोभा जी, मैं इसीलिए आपको कमेंडेबली धन्यवाद देना चाहता हूँ। कमेंडेबल है कि जर्नी विद इन ने आज ये शो किया कि कैंसर के बारे में हम इतने हास्यपद रूप से बात कर पा रहे हैं, हम इसमें चर्चा कर पा रहे हैं इतने लाइटर मोड पे। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तभी दर्शक वो देख पाएंगे कि हमारे को कैंसर से डरना नहीं है, क्योंकि निरंतर रूप से साइंस इतनी तेजी से आविष्कार कर रहे हैं। जो आज हमारे पास चीज अनरीचेबल थी, हम वहां पे 60-70% तक पहुंच गए और 100 पे भी पहुंच जाएंगे। मेरा आपका वादा है, अगले 2 साल 3 साल बाद जब अगर दोबारा बुलाओगी तो हम कहेंगे कि 70 से हमने 80 पे पहुंच गए। डॉक्टर साहब, आपने 25 साल के अपने डॉक्टरी में, अपने करियर में क्या परसेंटेजेस को हिलते हुए देखा है? मतलब क्या आपने प्रोग्रेस देखी है 25 साल पहले में? अगर लिम्फोमा की ही बात करें जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, तो 25 साल पहले कितना इलाज हो पाता था? सी चेंज शोभा जी, देखिए 3 चीजें समझिए। कैंसर जब होता है तो कैंसर से भय क्यों होता है, इसको थोड़ा सा डिमिस्टिफाई करते हैं। 3 चीजों से डर होता है। एक, कैंसर का शब्द, क्योंकि हमने सिर्फ उसको ग्लैमराइज किया कि इससे सिर्फ मृत्यु होती है। दूसरा, हमने ग्लैमराइज किया कि जब कीमोथेरेपी चलती है या लगती है तो हमारे बाल गिर जाते हैं। हमारे को सिर्फ लोगों की सिंपैथी मिलती है, एम्पैथी नहीं मिलती। हमें उनका साथ नहीं मिलता, हमारे को सिर्फ उनकी करुणा मिलती है। ठीक। और तीसरी चीज कि कीमोथेरेपी बड़ी महंगी होती है। अब 25 साल में मैं आपको सीएमएल का एग्जांपल देता हूं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसमें लंदन में किंग्स कॉलेज में 1990 से 2000 के दशक में सबसे बड़ा इंडिकेशन था बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। 2001 में एक दवाई आई इमैटिनिब, जो 1 लाख रुपए की मिलती थी उस समय, और अब आज की तारीख में 24 साल में हिंदुस्तान में 2000 रुपए में मिलती है पर मंथ की। तो आप सोचिए, वो दवाई खा के अगर मेरे को 25 साल में सीएमएल हुआ तो आपको पता है मैं 65 साल तक मेरी जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 90%। आप सोचिए, वो थेरेपी जो कि महंगी नहीं रही, जिससे बाल नहीं गिरते, जिससे रंग काला नहीं पड़ता, जो हमें ग्लैमराइज तरीके से दिखाया जाता था, जिससे डर पैदा किया जाता था। क्योंकि कैंसर जब भी कहीं पिक्चर में आया, बिलबोर्ड्स पे आया, उसने सिर्फ डराने का काम किया, भय पैदा करने का काम किया। उसने कोई हमारे को सुखद अंदाज से थोड़ी बताया कि यार तेरे को कैंसर है, तू ठीक हो जाएगा। जर्नी विद इन ये कर रही है। लिम्फोमा का इलाज आज से पहले, रिटुक्सीमैब जब से पहले पैदा नहीं हुई थी, जब तक दवाई नहीं आई थी, टारगेटेड दवाई, 30% लोग ठीक होते थे। एक दवाई ने, साइंस की एक ब्रेक थ्रू ने उसको 60 से 70% कर दिया। मल्टीपल माइलोमा, लंग कैंसर में आज आप जेनेटिक टेस्टिंग कराते हो, मॉलिक्यूल मिलता है, आप ओरल गोली खा के नॉर्मल जीवन यापन करते हो। कभी सोचा था दोस्तों?
ये हकीकत है। और दोस्तों यही हकीकत है कि ना कैंसर कीमोथेरेपी बहुत महंगी रही, क्योंकि जेनरिक वर्जन सरकार ने पुश किया, हमारी फार्मा इंडस्ट्री वर्ल्ड में आगे बढ़ी, इनोवेशन हुए, देश आगे बढ़ा, सरकार ने कुछ कंट्रोल किया, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स लाए, इंश्योरेंस बढ़ा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रीटमेंट के एम्बिट में आ गए। 60% ज्यादा लोग आज की तारीख में शोभा जी ट्रीट हो रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है, वो देश में कैंसर को कवर करती है। तो आप देखिए सोसाइटी का ताना बाना डिफरेंट हुआ, दवाइयां तो बड़ी बड़ी, दवाइयां सस्ती हुई, दवाइयों के साइड इफेक्ट खत्म हो गए। तो आज मैं दवाई ले रहा हूं तो आपको बता नहीं सकती कि मैं दवाई ले रहा हूं, और बाल तो वैसे ही आजकल बाल बचे ही नहीं। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट्स की बात करें तो कीमोथेरेपी तो एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है ही, लेकिन आजकल हम इम्यूनोथेरेपी के बारे में भी सुन रहे हैं, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में भी सुन रहे हैं, रेडिएशन भी है। तो थोड़ा ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बात करते हैं कि क्या ऑप्शंस है ट्रीटमेंट के। देखिए बहुत ही सिंपल है, कैंसर सेल मर नहीं रहा था, उसका हुक्का पानी बंद करना था। गांव में हुक्का पानी बंद करते थे, कोई मैलिग्नेंट हो जाता था, परेशान करता था, बिजली काट दी, हुक्का पानी बंद कर दिया। वैसे ही कैंसर का हुक्का पानी बंद करना है। तो एक तरीका ये है कि मैं उसको सर्जरी करके निकाल दूं, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि मैं केमिकल के माध्यम से उस कैंसर सेल में जो वो शुगर खा रहा है या प्रोटीन खा रहा है उसको मार दूं, या मैं बाहर से रेडिएशन, जो कि नॉन कैंसरस खुद होती हैं, तो जो इलेक्ट्रिक पोल से रेडिएशन आती है वर्सेस जो हमारी मशीन रेडिएशन देती है, वो उन सेल के डीएनए को डैमेज करके मार देती है। ये 3 तरीके हो गए। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कम होने लगे। अबे हमारे को समझ में आने लगा, आपको याद है वो इराक वॉर थी, जहां अभी ईरान ने अटैक किया फतवा मिसाइल से, कि वो टारगेटेड मिसाइल थी कि मुझे पावर हाउस पे ही, राहुल भार्गव के पावर हाउस पे ही चलाना है, तो मैं मिसाइल चलाऊंगा। दैट्स कॉल्ड टारगेटेड थेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी क्या है, थोड़ा सा समझिए। मेरे को ये समझ में आने लगा, चौकीदार, हालांकि चौकीदार देश में बोलना बड़ा खतरनाक रहता है, बट फिर भी चौकीदार अगर मेरा कमजोर पड़ गया तो मेरे घर में लोग घुस जाएंगे। तो टी सेल शरीर में होते हैं शोभा जी, वो टी सेल चौकीदार होते हैं। अब वो चौकीदार शिथिल पड़ा, कमजोर पड़ा, सो गया, मेरा कैंसर सेल उठने लगा। इम्यूनोथेरेपी ने इसी टी सेल को सशक्त किया कि जा भाई तू मार दे। तो देखियो बैटल, आपने कहा ना जर्नी विद इन, कितना सही शब्द है। अब बैटल ग्राउंड जो था पहले बाहर था, अब बैटल ग्राउंड खुद ही का टी सेल है, और खुद ही का टी सेल को सशक्त किया जा रहा है कि वो कैंसर सेल को मार दे। तो ये टी सेल हम सबकी बॉडी में होते हैं, सबकी बॉडी में, जस्ट जब ये शिथिल पड़ जाते हैं। फिलॉसफी ये है, 10 साल में इस बात पे चल रही है कि ये शिथिल पड़ते क्यों है। पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब शिथिल पड़ गए तो मैं इसको कैसे आर्म बनाऊं, वापस जगाऊं, उठो भ्राताश्री उठो, कुंभकर्ण भाई उठो, लड़ो जाके, तो वो जाके मार देते हैं। वैसी एक चीज है कार टी सेल, कि सेल के ऊपर सेल निकाला। देखिए साइंस फिक्शन लगता है, जो भी सुन रहे होंगे उनको लग रहा है साइंस फिक्शन है। मैंने आपकी सेल से टी सेल निकाले, उस पे एक वायरस के ऊपर एक हैंडल लगा दिया कि देख भाई जो ग्रीन शर्ट में देखे उसको मार दियो जाके तू, और कैंसर वाले सेल्स सारे ग्रीन वाले। तो मैंने उसको बाहर एक्सपैंड किया, जेनेटिकली इंजीनियर किया, और मैंने शरीर में डाल दिया, और उसने जाके जितने ग्रीन शर्ट पहने हुए थे उनको मार दिया। दैट्स कॉल्ड कार टी सेल, काइमेरिक एंटीजन टी सेल रिसेप्टर। तो इसका मतलब, अगर हिंदी गाना था ना एक, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो वैसी कार टी सेल है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और कार टी सेल के माध्यम से हम कैंसर सेल को मार देंगे। तो ये आप ही की खुद की बॉडी के टी सेल्स को निकाल के उनको बस बाहर, आप ही के खुद ही के टी सेल्स को जागृत किया जा रहा है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, जब आप इम्यूनोथेरेपी की बात करते हो तो वो आप दवाइयों से या कुछ और तरीकों से उसको आप अंदर ही स्ट्रेंथन कर रहे हो, और जब आप दूसरा तरीका जो बता रहे हो कार टी सेल, वो टी सेल्स को बाहर निकाल के उसके ऊपर हैंडल लगा रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या रहा, बैटलफील्ड कहां से आ गई। पहले पैन बम की तरह था कि बम चला दिया, कौन मरा कौन जिया नहीं पता। अब क्या हो गया, टारगेटेड थेरेपी आई। अब टारगेटेड थेरेपी के बाद भी खुद ही की टी सेल थेरेपी आ गई कि भाई तू टी सेल तू मार दे, मेरे बस का तो नहीं है, बाहर से हमने बहुत मार लिया। तो उससे क्या होगा, साइड इफेक्ट कम हो गए। तो दोस्तों साइड इफेक्ट निरंतर रूप से हर साल में, जैसे एप्पल फोन निकालता है, वैसी दवा कंपनी नई वर्जन के कार टी सेल निकालती है,
जो कि और टारगेटेड होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं और सिर्फ कैंसर सेल को मारते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के आपने ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की, बहुत इंटरेस्टिंग है इसके बारे में जानना, और क्या नए एडवांसमेंट्स आप देख रहे हो आगे आने वाले टाइम में, जिससे लोगों को थोड़ी सी एक और ज़्यादा होप मिले और रेजिलियंस मिले इस बीमारी को लेकर? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बहुत सारे लोगों को लगता था बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी है शुभा जी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हड्डी से हड्डी तोड़ेंगे और कुछ निकालेंगे। नहीं दोस्तों, बोन मैरो ट्रांसप्लांट 300 ml खून यहाँ से निकालते हो और दूसरी और साइड दूसरे से में लगा डाल देते देते हैं। हो और वो जाके अपने आप कैंसर सेल को मारते रहते हैं। यही बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। हाँ, इसमें प्रक्रिया में बाकी सेल्स को मारना हटाना वो अलग बात है। बट आज की चर्चा इस बात की है कि क्या मुझे भय होना चाहिए कैंसर से? क्या मैं मॉर्बिड ऑब्सेशन में रहूं कि मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं अपना भय को आज के बाद त्याग दो। डरना नहीं है तो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जिकल, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे रूप से, इंटेलिजेंट रूप से कैंसर को मारने के लिए तत्पर है। डॉक्टर साहब, हम ना ऐसे मूवीज़ के ऊपर या ऐसे टेलीविज़न पे चीज़ें देखते हैं, ग्रो अप हुए हैं, जहाँ से डेफ़िनेटली डर बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है। एक जो एम है द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का, ये है कि आप अपने इमोशंस को बहुत डीपली समझ पाओ। फ़ियर की साइकोलॉजी को बहुत डीपली समझने का एक टूल है नॉलेज, जो कि हम इस कन्वर्सेशन के थ्रू डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने जिस तरह का कंटेंट टीवी पर कंज्यूम किया, उसमें ऐसा था कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा तो शायद आपकी स्पाइन के नीचे से कुछ ऑपरेट करेंगे, वहाँ से कोई बोन में से, मतलब स्पाइन में से कोई मैरो सक करेंगे। हमें ये सब समझ ही नहीं आता था होता क्या है, तो हमने तो इस तरह से समझा। लेकिन आज के इस एपिसोड को रिसर्च करने के लिए जब मैं पढ़ रही थी, तो इतना ही सिंपल लगा कि एक हाथ से ब्लड निकाल के उसमें से स्टेम सेल्स निकाल के दूसरे हाथ से वापस डाल दिए। बिल्कुल, वो हमारा अकबर एंथनी की तरह है जिसमें अमिताभ बच्चन अपना खून दे रहा होता है निरुपा राय को। इतना ही सिंपल है बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी। सो मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्या है शोभा जी? हमने कैंसर के बारे में चर्चा ही नहीं करी कभी। हमारे को लोगों तक ये बात पहुंचाना जरूरी है कि जब हमें कैंसर शब्द होता है ना 2024 में, आज भी हमारे पास भले ही आईफोन हो, बट हमारी मानसिकता सीधे 1990 में पहुंच जाती है। हम ये सोचते ही नहीं कि जब टेलीविजन में, हमारे मोबाइल्स में, हमारी जीवन शैली में जोमेटो के माध्यम से आपके घर तक खाना पहुंचने लग गया, तो आप सोचो मेडिकल साइंस आगे नहीं बढ़ी होगी। दोस्तों, आप खुद अपने मन में, जहन में बात सोचिएगा कि क्या मेडिकल साइंस 1990 में अटकी होगी? नहीं दोस्तों, मेडिकल साइंस उससे भी तेज चल रही है। इसीलिए जब हम आजाद हुए थे तो हम 35 साल की उम्र में मर जाते थे। आज 2024 में हम 75 से 80 साल तक जिएंगे, थैंक्स टू द मॉडर्न मेडिसिन विच इज चेंजिंग द शेप ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक मेंटर चाहिए और दूसरा नॉलेज चाहिए। और जर्नी विद इन का यही आप तक पहुंचाना है मैसेज कि दोनों चीजें आपके शहर में उपलब्ध हैं, ताकि ये बड़ी बैटल में हम कैंसर को हरा पाएं, और हम हरा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है डॉक्टर साहब कि जैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि नॉलेज दे पाएँ, फ्री में दे पाएँ लोगों को और जागरूक बना पाएँ, ताकि थोड़ा जो डर है 50% वहाँ से चला जाए, और जो जो बाकी का जो बचा हुआ है वो मेंटरिंग से, सही लोगों को, सही एक्सपर्ट्स को सुनने से, उनकी संगत में जाने से, ट्रीटमेंट लेने से तो डेफिनेटली चला ही जाएगा। जैसा कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे कि अगर आपका कोई भाई या बहन ही आपको डोनेट कर सकता है और कोई नहीं डोनेट कर सकता, लेकिन रिसर्च कहती है कि सिर्फ 25% ही चांस है कि आपका आपके भाई या बहन से भी मिल जाए सेल टाइप, और पेरेंट्स से तो आपका मिल ही नहीं सकता। तो अगर आप बाहर ढूंढने जाते हैं तो 1 लाख लोगों में किसी एक इंसान के साथ आपका स्टेम सेल मैच हो सकता है, तो यानी कि वो एक इंसान आपको डोनेट कर सकता है। अब इतनी भीड़ में कैसे हम उस एक इंसान को ढूंढें, इसके लिए क्या प्रोविजन है? क्या कोई ऐसे जैसे ब्लड बैंक्स होते हैं, क्या इस तरह से स्टेम सेल के बैंक्स भी होते हैं? अगर होते हैं तो कितने अफोर्डेबल होते हैं? सो शुभा जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक पहली चीज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डोनर को किडनी और लिवर की तरह एक किडनी नहीं देनी पड़ती, उसको 3 करोड़ सेल में से सिर्फ 3 लाख सेल देने होते हैं। तो आपको 1% अपना देना पड़ेगा। कंप्यूटर या कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, बचे कितने, और वो बचे कितने रीजनरेट कितनी देर में हो जाते हैं, जब तक आप मशीन से उठते हो और घर तक जाते हो उतनी देर में वो 3 लाख सेल रीजनरेट हो जाते हैं। मतलब आपकी बॉडी से जो आपने डोनेट किया वो
1 घंटे में, 2 रीजनरेट घंटे हो में जाता है। रीजनरेट हो गया तो ऐसा नहीं है कि 2 किडनी में से 1 किडनी निकाल ली, और परमानेंट आपका एक डैमेज हो गया। डैमेज हो गया। 2 किडनी में से 1 किडनी निकाल ली तो 1 बची। 1 हार्ट में से 1 हार्ट निकाल लिया तो 0 बचा। भाई साहब यहाँ 3 करोड़ में से 3 लाख निकाल लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो डोनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी को अपने भाई और बहन तक डोनेट करने के लिए तत्पर होने चाहिए। जैसे शोभा जी ने कहा, सिर्फ 25% मैच होते हैं, भले ही मैं वो रियल ब्रदर सिस्टर हो। इसीलिए अमेरिकन ने, क्योंकि श्रिंकिंग वर्ल्ड था, मेरी माँ के 7 भाई बहन थे, मेरा एक भाई है और मेरे बच्चे का एक ही बहन है, वो है हीमेटोलॉजी, उससे ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता। तो अमेरिकन ने मड रजिस्ट्री, मैच अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री बनाई वर्ल्ड वाइड। सबने कहा मैं अपना HLA करा के रखूंगा। शोभा जी भी आज अपना HLA करा के रख लेंगी, राहुल भार्गव भी करा के रख लेंगे। फिर अमेरिका से एक कॉल आएगी कि शोभा जी अब मेरे को आपका 300 ml खून चाहिए, जिसे मड कहते हैं, मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो शोभा जी अपना 300 ml खून यहां देंगी और वो फ्लाई करके अमेरिका जाएगा और किसी की जान बचा लेगा। और 1 साल बाद दोनों आपस में एक दूसरे को देख पाएंगे कि किस प्रकार से शोभा जी के 300 ml ब्लड ने चमत्कार कर दिया। इसे कहते हैं मड। ये भी नहीं मिलता तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट। कभी दोस्तों आपने सोचा कि अगर मैं जब अपनी मां के पेट में था, मेरी मां का ना ब्लड ग्रुप मिला मुझसे, ना HLA मिला, फिर भी मेरी मां ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया? मैं आपका शोभा जी का खून निकाल के अपने आप में डाल दूं, वो 5 मिनट में ब्लड मार देगा उसको। पर जब पेट में मैं था तो मुझे तो नहीं मारा मां ने। तो इम्यून टॉलरेंस की बात आई। हमने वो इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी का समझा कि मेरी बॉडी इम्यून सिस्टम में कैसे टॉलरेट करती थी। तो मैंने उसी को यूज करते हुए साइंटिफिक डिस्कवरी को, हाफ मैच ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल किया। कि अगर हाफ भी मैच हो हाफ जाता ही है मैच आपका, है तो मैं इम्यून सिस्टम को कहता हूं, बेटा अपने भाई बहन है छोड़ दे, अपनी माँ बाप है छोड़ दे, मत मार। तो साइंस आविष्कार पे आविष्कार की जा रही है। अब देखिए किस प्रकार से जहां ट्रांसप्लांट नहीं होता था 1960 में, आज 10,000 ट्रांसप्लांट साल के होते हैं। देश में 5 से 6,000 ट्रांसप्लांट हो जाते हैं और निरंतर रूप से बढ़ते जा रहे हैं। सो डॉक्टर साहब आपने जो बताया कि अनरिलेटेड लोगों से भी आपको स्टेम सेल्स डोनेशन आ सकती है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जिनके पास लोगों के ब्लड सैंपल्स हैं, एटलीस्ट डेटा है उनके स्वॉब्स के टेस्ट करके, HLA टेस्टिंग का डेटा है कि हाँ इस कंट्री में या इस शहर में इस बंदे के पास ये वाले स्टेम सेल्स अवेलेबल हैं। तो अगर किसी को हमारे डेटाबेस से ज़रूरत है तो हम उन्हें आपस में कनेक्ट करा सकते हैं, विच इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। यू नो, हम ब्लड डोनेट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। मुझे लगता है जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और आमूमन तौर से मुझे लगता है 70 to 80% लोग अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं आसानी से, और जितने एटलीस्ट पढ़े लिखे लोग लोग। सुन रहे हैं शोभा जी, उनको आज ही उठ के जाके अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड से बड़ा महादान और कुछ नहीं होता। तो हम ब्लड डोनेशन को लेके इतने अवेयर हैं कि हमें पता है कि जो हमारा ब्लड गया, बॉडी उसे अमूमन तौर पर 1 हफ्ते में शायद रीजनरेट कर लेगी। वो ब्लड बिल्कुल। आपकी बॉडी में दोबारा पैदा हो जाएगा। आपको उसके लिए कुछ अलग से खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ अलग से कोई प्रोसेस के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप ये भी नहीं सोचते कि मेरी बॉडी से अरे मेरा 1 बॉटल या 2 बॉटल खून चला गया। लेकिन जब स्टेम सेल्स की बात आती है तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका 1 हफ्ता भी नहीं है, जैसा कि 1-2 घंटे में आपका वो पूरा स्टेम सेल जनरेट दोबारा से हो जा रहा है बॉडी में, जो आपने डोनेट भी किया है। एब्सोल्युटली। मुझे तो ये नॉलेज नहीं थी, और जो बाकी लोग इसे देख रहे हैं, आई एम श्योर ये एक नई नॉलेज है बहुत लोगों के लिए। तो हम ये डोनेट करने से डरना भी बंद होंगे। बहुत सारे ऑर्गन डोनेशन ड्राइव्स भी अभी चल रहे हैं। यू नो, जिन लोगों ने अपने ऑर्गन डोनेट किया है वो उस बारे में बात कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं कि अपने ऑर्गन्स आप डोनेट कीजिए। इस तरह से हम इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर ये मैसेज दे पाएँ, जैसा आपने कहा कि ब्लड तो ज़रूर डोनेट करना चाहिए, एंड आई थिंक ये स्टेम सेल रिजर्वॉयर्स जो हैं, जो ये कंपनीज़ हैं या जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जिस तरह का काम करती हैं, उनके साथ भी हम अगर अपनी HLA टेस्टिंग शेयर कर पाएँ और इस विश्व भर में किसी की जान बचा पाएँ, तो बहुत ही, मतलब इससे खूबसूरत बात तो और कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं DKMS के बारे में पढ़ भी रही थी, जो भी इस तरह का एक NGO है। बिल्कुल, जर्मन रजिस्ट्री है, जैसे दात्री है इंडिया की, NMDP US की है। तो ये सब लोग हमारे जीवन को सुनहरा भविष्य को साकार करने के लिए, सेव करने के लिए, क्योंकि बीमारी तो किसी को भी आ सकती है ना शोभा जी। और ये बिल्कुल फ्री है। आई वॉज अमेज्ड टू सी कि ये सब फ्री है। मतलब आपके घर से अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर के बुकिंग करते हैं, आपके घर से ही आपको स्वैब किट आ जाएगी, आप अपना टेस्ट बिल्कुल। कीजिए, वो आपका पिकअप करने आ जाएंगे, और अपने आप ये सब प्रोसेस हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको विलिंगनेस शो करनी है इस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन क्रिएट करने की। एब्सोल्युटली।
तो मुझे आपका लगता है डिलीवरी। आज की डेट में हमारे पास कंट्रीब्यूशन के माध्यम इतने हो गए हैं, अगर हम ज़ोमैटो, ब्लिंकिट को अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हम कोई ऐसे रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते जो कि एब्सोल्युटली फ्री है? सिर्फ़ एक इंटेंशन लगता है टू चेंज दिस वर्ल्ड, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर बेटर प्लेस। प्लेस, नो डाउट अबाउट इट। एंड इसी तरीके से कैंसर के लिए बहुत सारी नई दवाइयाँ, जैसे रिटुक्सीमैब आई, पोलोटोजुमैब आई, डाराटुमुमैब आई। अब मल्टीपल माइलोमा में हम जब होते थे तो 2 साल में हमारी मृत्यु हो जाती थी। आज हम 7-7 8-8 साल जी रहे हैं। अब सोचिए ना शोभा जी, जब मैं 7-7 8-8 साल जीता हूँ, अब 2012 में मैंने लिम्फोमा को ट्रीट किया, उस अब वो 2024 में अपने पोते को किसी चीज़ के लिए लेके आई। आप सोचिए 2010 साल पहले उसने बच्ची की शादी भी कर दी, शादी के साथ उसने बच्चा भी हो गया, अब वो पोता-पोतियों को खिला रहे हैं। तो एक ये जर्नी है, और जर्नी किस चीज़ की थी? हौसले की थी। जर्नी थी किस चीज़ की थी? ऑनेस्टी की थी। जर्नी किस चीज़ की थी? ट्रुथफुलनेस की थी कि मुझे इलाज कराना है। बहुत सारे लोग हार जाते हैं। तो मैं जर्नी विद इन के माध्यम से, इस प्लेटफ़ॉर्म से ये कहना चाहूँगा, दोस्तों हारो मत। जब ये पता चलता है मुझे कैंसर है, हाँ, आप बोल सकते हो कि मेरे लिए बोलना आसान है, पर हम एक ऐसे हेल्थ केयर की व्यवस्था कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे अगर आप बीमार भी पड़ जाएँ तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आपका दामन थाम के, हाथ थाम के इस परेशानी से आपको पार करा देगा। तो कोई ना कोई केवट ज़रूर होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार-बार, कैंसर का नाम सुना तो सबसे पहला डर मृत्यु का मत सोचिए। पहली ये बात सोचिए, मैं इलाज कहाँ लूँ? क्योंकि मृत्यु का किसी को नहीं पता कि उस कैंसर से होगी या नहीं होगी, पर जैसे-जैसे नाम खुलेगा तब आपको पता चलेगा, वॉव! मैं क्यों डर रहा था? मैं तो ठीक हो सकता था। एक एक जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसके बारे में बात हमें ज़रूर करनी चाहिए, और वो है कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस जो होते हैं उनकी वजह से कैंसर होता है। जैसे आपने कहा अल्कोहल, सिगरेट्स, ये सब में कार्सिनोजेंस होते हैं, तो इसलिए इनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे खाने, फूड जो होते हैं, आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं, या मसाले होते हैं, या फिर बॉडी पर लगाने वाली क्रीम्स, लोशंस होते हैं, उनमें भी कार्सिनोजेंस होते हैं। तो हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें, कौन सी चीज़ें ना इस्तेमाल करें? अगर हम लेबल देखें तो उस पर क्या देखें? शोभा जी, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें ना कहीं गवर्नमेंट रेगुलेशन आता है जो कि वेस्ट ने काफ़ी हद तक पा लिया है। जैसे आप एक सोचिए, जो बेबी टैल्कम पाउडर था, जॉनसन जॉनसन ने माना कि जो टैल्क यूज़ करते थे वो कार्सिनोजन हो सकता था। आपको याद है वो कॉटन कैंडी, जिसे हम बहुत चाव से खाया करते थे, क्योंकि उसका जो कलर होता था वो बड़ा अट्रैक्टिव हुआ करता था, जो हमारे कुछ ऑरेंज कलर का हुआ करता था। उसमें एक रोडामीन डाई होता है, जिसकी वजह से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। आप अपनी लाल मिर्च की तरफ देखिए, जब आप खाड़ी बावली जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो लाल मिर्च का बड़ा अट्रैक्टिव कलर होता है, जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो कलर फ्लोरोसेंस कलर है। तो रोटामीन जैसे कार्सिनोजन है। अभी कॉटन कैंडी की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी देश में, कि कॉटन कैंडी जो लोग खाते हैं, जिसे गुड़िया का बाल कहते हैं, बूढ़ी माँ का बाल कहते हैं, लोग खाते थे, उसमें उससे रोडामीन से कैंसर होता है अगर निरंतर रूप से लेते हो। उसमें टर्मरिक में मिलाना, उसका उसमें मिर्चाओं के साथ मिलाना, वो रोडामीन डाई था, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। नाइट्रेट्स हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है बहुत सारे प्रोसेस फूड में। उसी के साथ में बहुत सारी वेजिटेबल्स हमने देखा होगा कि यमुना बैंक में हम खरीदते हैं और खाते हैं, और बड़ी फ्रेश दिखती हैं, पर दोस्तों शायद उसमें कहीं न कहीं लेड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यमुना में लेड का लेवल ज़्यादा है। तो आपका बात बिल्कुल सही है, और ये मुहिम भी चल रही है कि आपको सारी चीज़ें कंज़्यूमर को बताना ज़रूरी है, कि कितनी कैलोरी जाएगी, कितना कार्बोहाइड्रेट है, उसमें क्या-क्या चीज़ें इंग्रीडिएंट्स हैं, सो दैट कंज़्यूमर कैन हैव अ इन्फॉर्म्ड चॉइस व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट अकॉर्डिंग टू हिज़ बॉडी हैबिटस। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो नाम है, और ऐसे अनेकों नाम हैं जिनका हमारे को मेंशन देखना चाहिए और उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम फूड पैकेट्स के पीछे लेबल पर देखते हैं, उसमें कैलोरीज़ होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, अनसैचुरेटेड फैट, प्रोटीन, सब परसेंटेज लिखा होता है। मिलीग्राम्स में क्वांटिटी भी लिखी होती है, सॉल्ट का भी लिखा होता है। तो आपने कहा नाइट्रेट्स को देखना चाहिए, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, एंड आपने ये रोडामीन के बारे में रोडामीन के बारे में रोडामीन के बारे में बात की, जो कलर गिविंग एलिमेंट है, एलिमेंट्स बेसिक है। हैं। सो जो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है, एक लर्निंग ये हो सकती है कि कोई भी चीज़ जो आप बाज़ार से खरीद कर खा रहे हैं, या वो पकी हुई है या फिर वो एक इंग्रेडिएंट है आपके किसी चीज़ को बनाने के लिए, आप देखिए वो कलर वाली ना हो, ज़्यादा तेज़ कलर वाली ना हो, क्योंकि उसमें
रोडामीन हो बिल्कुल हो सकता है। सकता है। और ये कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व भी है कि वो इन इंडस्ट्री को, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री को थोड़ा रेगुलेट करे, क्योंकि कंज्यूमर कितनी चीज़ें देखेगा शोभा जी। वो खाना भी देखे, खाना पकाना भी देखे, खाना पकाने के सामान भी देखे, और फिर उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उससे लेके भयभीत हो। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकारों को अपना रोल प्ले करना ज़रूरी है, ताकि वो अपने नागरिकों को सुरक्षित खाना दे पाएँ। डॉक्टर साहब, कार्सिनोजेंस के बाद हमने ट्रीटमेंट की जब बात की तो आपने कहा कि अफोर्डेबल हो गया है, मतलब जितना पहले एक्सपेंसिव था उससे अब कॉस्ट थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे कम होती जा रही है। डॉक्टर साहब, हम जब एथलीट्स या सेलिब्रिटीज़ में कैंसर की खबर के बारे में सुनते हैं, तो अक्सर वो इलाज कराने बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे देश में इतनी काबिलियत नहीं है अभी कि कैंसर को हम ट्रीट कर पाएँ? मुझे लगता है इसका इसका सिंपल सा कारण ये है कि उसमें प्राइवेसी इशू बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए नहीं क्योंकि इलाज उपलब्ध नहीं है, पर कहीं न कहीं प्राइवेसी इशू के कारण उनको बाहर जाना पड़ता है। आज की तारीख में मैं आश्वस्त कर सकता हूँ आपके आपके सारे श्रोताओं को कि अमेरिका में जो चीज़ आज की तारीख में अवेलेबल है, शायद 5% चीज़ वो हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं होगी, बट बाकी 95% चीज़ें सारी रूबरू हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं। आज हम अगर हम माइलोमा की बात करें दोस्तों, आपको हास्यास्पद बात लगेगी और हैरानी भी होगी कि वर्ल्ड में, विश्व में, अमेरिका में माइलोमा के 70% जो माइलोमा स्पेशलिस्ट हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं या हिंदुस्तानी हैं। माइलोमा लंग्स का कैंसर जो माइलोमा होता है, ब्लड का कैंसर ब्लड होता है, कैंसर। जो कि पीठ वगैरह को सपोर्ट करता है, उसमें हिंदुस्तानी है 70%, डोमिनेशन है। तो आज हमारे पास टैलेंट पूल की कमी नहीं है। आज हम बड़े शहरों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे को टैलेंट पूल की कमी नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, हमारे पास प्रोटॉन थेरेपी है, हमारे पास लेटेस्ट रेडिएशन मशीन्स हैं, हमारे पास समृद्धता है कि हम वो खरीद सकते हैं। पर ज़रूरत है लोगों के पहल की। लोगों को एक कदम तो अपना बढ़ाना ही पड़ेगा इस कैंसर से आज़ादी पाने के लिए, क्योंकि लोग जब तक भयभीत रहेंगे वो स्टेज 4 पे आते रहेंगे। शोभा जी, एक आंकड़ा बताऊं, जब मैंने आज से 15 साल पहले स्टार्ट किया तो 70-80% लोग स्टेज 4 में आते थे। इन 15 सालों में ये पॉपुलेशन 20% से गिरी है। आज की तारीख में 40% लोग स्टेज 1 पे आते हैं। और बड़ी विडंबना की बात यह है कि एक का हमने गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराई, उसको स्टेज 1 कैंसर निकला। तो पिछले महीने उसने कहा, यार भाई हमने तो स्टेज 1 कैंसर सुना ही नहीं था, हमने तो सिर्फ स्टेज 4 सुनते थे। ये देश है 2024 का जिसमें स्टेज 1 कैंसर को अब हम रूटीनली पकड़ रहे हैं, ना कि एक्सेप्शन है। मैं स्टेजेस के बारे में भी बात करना चाहती थी, क्योंकि जब हम कैंसर के बारे में सुनते थे, इनफैक्ट जब आज से 15-20 साल पहले सुनते थे, तो जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि स्टेज 4 के बारे में सीधा सुनते थे, और स्टेज 4 जो है वो थोड़ा मृत्यु के करीब वाली स्टेज हो जाती है। तो नेचुरली एक भय बहुत ज़्यादा हो जाता था कि इसका मतलब तो अब क्योंकि डेथ उससे हो गया बचते है। नहीं थे ना। देखिए बहुत ही सिंपल एनालॉजी थी। मेरे गांव में 4 लोगों को कैंसर हुआ, चारों मर गए। तो बाकी 96 लोग क्या कहेंगे? यहाँ सारे लोग मर जाते हैं। अब 96 लोगों में से 4 को हुआ, 2 बच जाते, 2 मर जाते, कहते हैं यार ये तो 2 तो बचे। और अगले साल होगा कि 4 के 4 बच जाएंगे। नहीं, पहले क्या होता था वो 4 के 4 मर जाते थे, क्योंकि स्टेज 4 तक आने पे ही एग्जैक्टली। नाम पता चलता था कि ये तो कैंसर है। तब तक तो पता ही नहीं चलता था, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कैंसर के बहुत सारे सिम्पटम्स जो हैं दूसरी बीमारियों से मिलते-जुलते हैं। तो जब तक आप पूरा स्कैन नहीं कराएँगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैंसर है या कोई और बीमारी है। तब तक मैंने ऐसा भी लोगों को देखा है जो किसी और बीमारी का इलाज करते रहते हैं, कोई दवाई खाते रहते हैं, और फिर जाके स्टेज 3, स्टेज 4 में पता चलता है कि ये तो कैंसर है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही और बात कही आपने। और उसके बाद फिर वहाँ डेथ हो जाती थी। लेकिन अब ये वो टाइम चेंज हो रहा है। तो एंड डेफ़िनिटली रिकवरी परसेंटेज जो है वो स्टेज 1 में ज़्यादा है, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, स्टेज 4। प्लीज़ हमें डिफरेंट स्टेजेस को एक्सप्लेन कीजिए। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एंड स्टेज 4 ऑफ कैंसर होता क्या है? देखिए, हमने ट्रीटमेंट रिसर्च के प्रोजेक्ट से कितना वो फैला हुआ था उसके बेसिस पे स्टेज 1, 2 एंड 3 एंड 4 कर दिया। स्टेज 1 का तो हम जानते हैं कि हर कैंसर में 80% ठीक होना है। 85% लोग ठीक ही हो जाएंगे, 80 से 85, पर क्योंकि वो होता क्या है स्टेज लोकलाइज्ड 1? है। मतलब स्टेज 1 का मतलब ये है कि वो बीमारी जिस ऑर्गन से उगी वो वहीं तक है। मतलब अगर मतलब लंग मान का लीजिए कैंसर लंग हुआ, का कैंसर है, राइट अपर लोब में, मतलब राइट साइड पे अपर लोब पे आया, तो सिर्फ वो अपर लोब पे है। अब वो अपर लोब से निकल के लिम्फ नोड पे आ गया, तो वो स्टेज 2 हो गया, मतलब उसके आस-पास के एरिया में आसपास आ गया। फैल गया। उसके बाद वो थोड़ा दूर चला गया, मतलब यहाँ गांठें यहाँ पे आ गई या पेट में आ गई, तो वो स्टेज 3 हो गया। दूर चला गया लंग कैंसर, अब अपने लंग से निकल के ब्रेन में चला गया, अपने सर्वाइकल लिम्फ नोड में चला गया, पेट में चला गया, तो वो स्टेज 3 हो गई।
अब स्टेज 3 के बाद हुआ स्टेज 4, जब वो पूरे शरीर में फैल गया, जिसमें वो लिवर में भी चला गया, ब्रेन में भी चला गया, सब जगह चला गया, तो वो स्टेज 4, मतलब वो कोई उसने ऑर्गन नहीं छोड़ा। तो स्टेज 4 में मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाया करते थे। अब स्टेज 1 में क्योंकि हेल्थ केयर के बारे में रुझान बढ़ गया, लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई, डॉक्टर उसके पहचानने लग गए, लोगों के पास आयुष्मान भारत या सरकार के माध्यम से पैसा आ गया, वो इलाज करने के लिए चले गए, तो अब हम 40% स्टेज 1 के कैंसर देख पा रहे हैं। और 40% लोगों में से जो 80% लोग हैं वो ठीक भी हो जाते ठीक हैं। भी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं स्टैट्स पढ़ रही थी कि जब स्टेज 4 में आ जाते हैं तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल 20% 25% तक ही रह जाते हैं। मतलब 100 में से 20-25 लोग ही कुछ और साल निकाल पाएंगे, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट एट स्टेज 4। तो अर्ली डिटेक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्ली डिटेक्शन से ज्यादा अर्ली अवेयरनेस जरूरी है, कि शरीर को समझना जरूरी है। शोभा जी, डिटेक्शन तो है ही है, अर्ली डिटेक्शन के साथ में शरीर को समझना भी जरूरी है। अर्ली अवेयरनेस, डरना नहीं है लेकिन समझना है। समझना, दोनों बातों में फ़र्क है बिल्कुल। कि आपको कुछ भी छोटा सा कहीं पेन हो रहा है या ब्लड निकल रहा है तो उससे डरना नहीं है, लेकिन ये समझना है कि चलो मैं एक टेस्ट करा लेता हूँ या मैं एक प्रोफेशनल से जाके मिल लेता हूँ। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ सालों में जैसा कि आपने आयुष्मान भारत का कई बार जिक्र किया, क्या कैंसर्स भी इंश्योरेंस पॉलिसीज में आने लगे हैं? बिल्कुल, बहुत सारी कैंसर पॉलिसीज आ गई, HDFC की आ गई, SBI की आ गई, उन्होंने कैंसर को कवर करना स्टार्ट कर दिया। हर तरह का कैंसर इंश्योरेंस हर में कवर्ड प्रकार का है। कैंसर को उसने कवर करना स्टार्ट कर दिया। तो अब देश में लोगों के पास पैसा आने लगा, जिसकी वजह से लोग इलाज के लिए तत्पर हुए, और इलाज के तत्पर हुए तो वो जाके अपनी समस्याएं बताने भी लगे। तो उसी प्रकार से इंश्योरेंस भी था, इंश्योरेंस भी आगे बढ़ रहा है, निरंतर रूप से इंश्योरेंस आगे बढ़ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंसरों को वो इंक्लूड करता जा रहा है। तो अच्छा और बुरा हो, रेयर हो या अनरेयर हो या कॉमन हो, इंश्योरेंस सबको कवर करता है। विच इज़ अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पर दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि कैंसर इंश्योरेंस में कवर होता भी है कि नहीं होता है। तो आई थिंक सब लोगों को अपनी इंश्योरेंस भी जाके इस वक्त पे चेक करनी चाहिए कि उन्होंने कौन सा प्लान लिया हुआ है, क्या उसमें ये कैंसर नाम की बीमारी कवर्ड है या नहीं है, और अगर है तो फिर कितनी तरह का कवर्ड है। जब आप कैंसर्स के रीजंस बता रहे थे, रिस्क बता रहे थे, कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, एक फूड उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आया, उसमें से आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कितनी नींद लेते हैं, स्लीप पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आया। जो एक चौथा फैक्टर है जिसको हमने अभी तक टच नहीं किया, दैट इज़ द इमोशनल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। एक इंसान की खुद को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर क्या समझ है, क्या वो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, कैसी सोच विचार रखते हैं। हाल ही में रिसर्चर्स बता रही हैं कि एक इंसान के माइंडसेट का बहुत इम्पैक्ट है कि उन्हें कैंसर होगा या नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है? आपने शोभा जी बहुत ही अच्छी बात करी। इससे ज़्यादा एक स्टेप मैं आगे बढ़ता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा या नहीं आएगा। देखिए, आप जब भी स्ट्रेस में होते हैं, बॉडी का सेल जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो अपने आप को शेल में डाल देता है। सेल गोज इनटू शेल। जब भी आप स्ट्रेस में हो, मतलब आपके साथ कोई लाइफ टर्निंग इवेंट हो रहा हो, आपकी गन रख दी हो, किसी ने चोरी कर रहा हो, तो आपके सारा शरीर जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वैसे ही सेल भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो कैंसर सेल और प्रोटेक्ट हो जाता है तो वो मरता नहीं है। तो नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। तो जब हम इमोशन वेलबीइंग की बात करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें सकारात्मक एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड उस सेल को मरने में मदद करता है दोस्तों। हाँ, ये सच्चाई है। जब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता हूँ, वो सेल नहीं मरता, क्योंकि वो अपनी शेल में चला जाता शेल में है। चला जाता है। तो हमारे को इमोशनल वेलबींग के लिए इसीलिए अब बड़े सारे अस्पतालों में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे पास काउंसलर्स होते हैं जो कि आपकी मदद करते हैं इन सब लाइफ टर्निंग इवेंट से जाते हुए। बट अल्टीमेटली तो कोप आप ही ने करना है विद वन फैक्टर, विद वन स्ट्रेंथ, दैट माय पर्सन इज गोइंग टू बिकम बेटर। और इसी के साथ आपको नॉलेज और आपको इंफॉर्मेशन होना उस कैंसर के प्रति भी बहुत ज्यादा आवश्यक है।
कितनी खूबसूरत बात ये है कि जब हमारे पास कोई, आपने कहा लाइफ टर्निंग इवेंट आता है या कुछ कुछ ऐसा हमें डरा देने वाली कोई सिचुएशन आती है, तो हम खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वैसे ही हर सेल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शेल में चला जाता है। मतलब कितनी विडम्बना की बात है कि वैसे तो हमारी बॉडी में दिन में इतने बिलियन सेल रोज मर रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी मर्जी से ही मरना चाहते हैं, जैसा ह्यूमन बीइंग है कि हम भी मरना, हमें पता है मृत्यु आएगी, लेकिन अपनी मर्जी से हो वैसा चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि किसी सिचुएशन में और किसी और रीजन की वजह से जाए, तो मतलब ऑल ऑफ अ सडन सडन आउट ऑफ माय हैंड्स रीजन ये हो जाए। वो ह्यूमन भी नहीं चाहता और वो सेल भी नहीं चाहता है। वो सेल की जिंदगी चाहे एक दिन में रीजनरेट उसको वैसे भी होना है, लेकिन डर से उसको भी नहीं होना है। तो इसीलिए डर को अपने अंदर स्टोर करना, डर को प्रोसेस करते रहना, डर से बहुत सारे अलग अलग उसके ऑफशूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है। और बात ये भी ना कि शोभा जी, हमारे पास कोई बंदा भी नहीं होता या हमारे पास लोग भी नहीं होते जिससे हम बात कर पाएं, एक्सेप्ट द काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट। अभी भी और देश में काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट का रोल बढ़ता जा रहा है, बट आपको अपनापन चाहिए, आपको कोई अपना चाहिए जिससे आप बात कर पाए, जो आपको गाइड कर पाए, जो आपको इस अंधकार में, इस टनल में लाइट दिखा पाए कि नहीं ठीक हो जाएगा। कोई आपका हाथ थाम के, हाथ पे हाथ रख के बोल पाए, अश्योरेंस दे पाए कि चिंता मत करो, हम 70% में आएंगे, ना कि 30% में आएंगे। क्योंकि भय तो इसी बात का ना कि मैं किधर आऊंगा, मैं किधर कैसे ठीक होऊंगा, ये जर्नी में कौन मेरी मदद करेगा, कौन मदद नहीं करेगा। एक साथ 50,000 सवाल आपके दिमाग में कौनते हैं जब भी कैंसर का नाम आता है। और ये जर्नी विद इन पॉडकास्ट का सारा दायित्व इसी बात का है कि थिंक वन थिंग एट अ टाइम। डू नॉट जंप ऑन 2 years, 5 years or 10 years, and do not think about the past. Think in the present and decide what next to be done, because those steps, small steps will make your future brighter. एब्सोल्युटली, छोटे छोटे रोज के किए हुए काम कंपाउंड होते हैं और फिर जैसे कि हम अगर रोज 20-20 मिनट वॉक करें या एक्सरसाइज करें, तो हमें लगता है 20 मिनट से क्या होगा, फलाना बॉडी बिल्डर तो 3 घंटे जिम करता है, वो एक्टर ने तो 4 घंटे जिम किया, उनके पास तो कोचेस हैं, ये हैं। लेकिन आप उसे 6 महीने कीजिए, 1 साल कीजिए, यू विल सी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर बॉडी। सो एक्सरसाइज में हमेशा बोलता हूँ कैंसर पेशेंट के लिए SIP की तरह है, जो इमीडिएट फायदा नहीं देती। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर योगा से मैं क्या कैंसर को बचा सकता हूँ? नहीं, योगा आपको वो मोडालिटी है जो आपको ये मदद करती है कि अगर आपको साइड इफेक्ट है या दुष्प्रभाव है, आप उनको बेटर टॉलरेट कर पाओगे। सिर्फ योगा आपको ठीक नहीं कर पाएगा, योगा आपको सपोर्ट करेगा ठीक जल्दी होने में। तो योगा, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम जो है वो SIP की तरह है, जिसमें रोज हर महीने कुछ ना कुछ डालना है और उसका असर 5 साल बाद आपको पता चलता है। डॉक्टर साहब, ऐसे भी कैंसर पेशेंट्स हैं जो अपनी ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हैं और ट्रीटमेंट कीमो के लिए जाते हैं, रेडिएशन के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे सब कुछ छोड़ के, सारी उम्मीद छोड़कर एक विक्टिम मोड में नहीं चले जाते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो। एक्सरसाइज से सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं, स्वेटिंग जो होती है और पूरा शरीर एकाग्रता से जो उस एक्सरसाइज में मदद करता है, वो सारे सेल मिल के यूनिसन करके एक साथ सिंक्रोनस तरीके से शरीर को आगे बढ़ाते हैं, शरीर को समृद्ध रखते हैं, शरीर को हेल्दी रखते हैं। तो एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के सेल के लिए नहीं है, वो अपने आत्मा और कंसंट्रेशन के लिए भी है। तो एक बार आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो सिर्फ आप ये मत सोचिए कि ओबेसिटी है या 20 मिनट की करिए या 30 मिनट की करिए, वो आपको एकाग्रता लाती है, वो आपकी थॉट प्रोसेस को क्लियर करती है और आपको एक विनिंग स्ट्रीक देती है, जिससे आप कैंसर को हराने में मदद करते हो। तो मल्टीपल फैक्टर्स से हम इस बीमारी को फाइट कर रहे हैं, तो आप अपने खान पान में बदलाव करके इस बीमारी को फाइट करें, जैसे हमने में बहुत ही शोभा जी, खान पीन की बहुत अच्छी बात हुई कि कैंसर रिसर्च ने कहा कि सब कुछ खा सकते हो। भाई बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं मैं घी खा सकता हूँ? अरे घी अपनी चीज़ है, अमेरिकन क्यों बताएगा घी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? हम घी खा सकते हैं। हम क्या शुगर को हमें कर्टेल करना चाहिए? क्या शुगर ज़्यादा कैंसर सेल को फीड करती है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मैं बाहर से एक्सटर्नल शुगर खाऊंगा। अगर आप नहीं भी खाओगे, आप 10 साल शुगर मत खाओ, फिर भी कैंसर सेल अपने ही शरीर में से शुगर निकाल के जीवित रह जाएगा। अपनी टेस्ट बड्स को मत चेंज करिए, अपने आप को संतुलित कर दीजिए। ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा, लंच उससे छोटा और डिनर सबसे छोटा। अगर आप इस बात को लेके चलते हैं तो कैंसर से फाइट में आपको सिस्टमैटिक तरीके से लड़ना है। बस अंतर इतना है कि सिस्टम ले आइए अपने शरीर में। हाँ, उसके लिए वो जरूर प्रेरित करता है, थोड़ा बदलाव में चेंज जरूर लगेगा, बट एक बार अगर आप बदलाव ले आए तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा।
आपने डॉक्टर साहब काफ़ी बार एम्फसाइज़ भी किया कि सही नॉलेज का होना, सही मेंटर का मिलना, सही गाइड का मिलना उस समय बहुत ज़रूरी है। और हमारे पॉडकास्ट पे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि आपका पॉडकास्ट हमारे लिए एक थेरेपी की तरह है। और जब मैं इसको डिज़ाइन भी कर रही थी, अब हमने 100 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। पता नहीं कौन से नंबर पे हम ये वाला कांग्रेचुलेशंस। एपिसोड डालेंगे, लेकिन पिछले हफ्ते हमने 100 एपिसोड्स पूरे किए। तो हम 100 ऐसी कन्वर्सेशंस लोगों के सामने ला चुके हैं जो उनको अंदर से डीपली हील करने में मदद करे। तो मेरा इस एपिसोड को डिज़ाइन करते वक़्त 2 साल पहले जब मैं एपिसोड 0 पे थी, तब भी ये विज़न था कि हम किसी तरह से ऐसी कन्वर्सेशंस पैदा कर पाएँ जो एक दोस्त की तरह, एक गाइड की तरह, एक सेफ स्पेस की तरह जो लोग सुन रहे हैं, शायद जो किसी बहुत छोटे शहर में बैठे हैं या शायद जिनके पास इस वक़्त रिसोर्सेज़ नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं या जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, वो एटलीस्ट इन कन्वर्सेशंस के थ्रू एक मनोबल तो ले पाएँ। एक पहला स्टेप तो ले पाएँ। वंडरफुल, वंडरफुल थॉट। और इस मनोबल की बात करते हुए मैंने इसके बारे में इसलिए बात की क्योंकि मैं अगली कॉन्वर्जेशन जो है वो मनोबल की है। मनोबल केयर गिवर्स का। जो एक कैंसर पेशेंट होता है, उसके तो मानसिकता जिस भी तरह की होती है, इलाज भी चलता है, बहुत चीज़ें उसके साथ घटित होती हैं। लेकिन जो उसके केयर गिवर्स हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, जो उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, उनके लिए घर पे खाना बना रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, वो अपने आप को कैसे सशक्त रखें, वो अपनी मानसिकता को कैसे ठीक रखें, क्योंकि कैंसर जो है कोई 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने में ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। जो लोग रेमिशन तक भी चले जाते हैं, वो भी 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल के पीरियड के बाद जाते हैं, राइट? तो इसमें और बहुत कंटिन्यूअसली आपको जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ता है अपने पेशेंट को। तो आपकी भी लाइफ़ ना पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो जाती है। तो हाउ डज़ केयर गिवर अपनी मानसिकता को ठीक रखें? देखिए बहुत आसान है, केयर गिवर को समझना है ये अनलिमिटेड बैटल नहीं है, लिमिटेड बैटल है। दिस इज गोइंग टू एंड सून। और 60 साल की ज़िंदगी में 6 महीने या 1 साल कितने भी कष्ट हो वो एक बुरे सपने की तरह भुला दिए जाते हैं। तो एक लंबी सोच के लिए शॉर्ट टर्म को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है, केयर गिवर को ये पता होना चाहिए कि जर्नी में हमें कमर कस के एक लंबी लड़ाई के लिए लड़ना है। क्योंकि सिर्फ ठीक होना मतलब नहीं है, रिहैबिलिटेशन उसके बाद एक बड़ा मुद्दा है। मुझे कल को कैंसर हुआ, मैंने अपना मेरी जॉब चली गई, मैं ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद एक नेक्स्ट जर्नी है रिहैबिलिटेशन की। तो केयर गिवर तो जो बेचारा वाइफ है, बच्चा है, हस्बैंड है, जो इस चीज़ से जूझ के बाहर निकल रहा है, उसके बाद उसका रिहैबिलिटेशन एक एक लॉन्ग लंबी जर्नी है। एक अस्पताल की जर्नी है, एक घर की जर्नी है रिहैबिलिटेशन की। तो केयर गिवर को सत्य अगर पता होता है कि मेरी बीमारी कितने परसेंट में ठीक होगी और कितने दिन में मैं ठीक हो सकता हूँ, वो उसी के माध्यम से उतने दिन वो काट पाता है। इसीलिए ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अपने डॉक्टर से बिना डरे, बिना भय किए बात करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। आपको अपने गोल सेट करना कि मैं किधर जाने वाला हूं और मेरा आउटकम क्या है, वो समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो इसी प्रकार से जो केयर गिवर है वो अपना मनोबल को रख के आगे चल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की स्माइल से शायद कहीं ना कहीं जो पेशेंट है वो अपनी एनर्जी ड्रॉ करता है। तो देखिए, केयर गिवर तो फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहा है, उसी की हंसी से, उसी के पॉजिटिविटी से पेशेंट भी चल रहा है। तो यहाँ दायित्व केयर गिवर का भी बहुत है। और शुरुआत की जर्नी में स्लो चलिए, क्योंकि ये लंबी मैराथन है। मैराथन में स्प्रिंट की तरह नहीं भागते दोस्तों, वो 100 मीटर की रेस नहीं है कि अभी भागा और जीत गए। ये तो लंबी मैराथन है जिसमें धीरे 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 बॉडी को आप ट्यून करिए, ताकि आप एक लंबी लड़ाई लड़ पाए। तो अपने रिसोर्सेस को, अपनी नौकरी को, अपने काम को, अपनी फैमिली के रूटीन को भी उस तरह से एडजस्ट कीजिए धीरे-धीरे एक-एक चीज़ के हिसाब से कि आप भाई उसको आज के टाइम ईज़िली में बहुत ही अडैप्ट सिंपल है, कर जैसे पाएँ। लिम्फोमा की थेरेपी है, हॉजकिंस लिम्फोमा की। लोग फ्राइडे को कराते हैं, सैटरडे और संडे को घर पे रुकते हैं, मंडे से ऑफिस पे चले जाते हैं। इतना ही सिंपल है। इसीलिए केयर गिवर को ये डिसाइड करना है कि मैं कीमोथेरेपी कब कराऊं। इसीलिए आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों में सैटरडे सबसे हैवी डे होता है, क्योंकि सब लोग सैटरडे को कीमोथेरेपी अपनी करवाना चाहते हैं जब उनका ऑफिस बंद होता है। इसी माध्यम से अस्पताल और सोसाइटी मदद करिए कि शाम को लेट तक डे केयर चलाते हैं, क्योंकि उनको इकोनॉमी का पहिया भी चलाना है, कि घर में उनकी जॉब ना चली जाए और देश भी निरंतर रूप से आगे बढ़ता जाए, तो अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो इसीलिए आज अस्पताल और सोसाइटी भी कॉग्निजेंट टू दिस फैक्ट कि लोगों को सैटरडे संडे कीमो लग जाए या इवनिंग में कीमोथेरेपी लग जाए, ताकि ऑफिस को ऑफिस चलता रहे और कैंसर से लड़ाई भी चलती रहे। एक पूरे होलिस्टिक तरीके से आपकी लाइफ में एक ट्रीटमेंट फिट हो सकता है। कुछ लोगों की सिचुएशन ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हो सकती है बाकी लोगों से, शायद डिटेक्शन ज़्यादा लेट होगा, डिफ़िकल्ट हो सकता है ट्रीटमेंट, लेकिन
अर्ली डिटेक्शन पे और ज़्यादा आपकी लाइफ में इजीली फिट इन भी हो सकता है ट्रीटमेंट, इज समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू से। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो जो एक बहुत ही जेन्युइन केयर गिवर्स की तरफ से एक सवाल जो होता है वो ये होता है कि क्योंकि मैं भी केयर गिवर रही हूँ, राइट? तो जब एक पेशेंट आपके पास होता है और एक लंबी बीमारी, जैसा आपने कहा मैराथन है, एक लंबी बीमारी है, अभी 1 डेढ़ साल में कीमोथेरेपी में शायद आप रेमिशन में भी चले जाएं, 5 साल बाद वापस लौट के आ गया, है ना? उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक लंबी बीमारी है बेसिकली। तो जो पेशेंट होता है उसका माइंडसेट किस तरीके से हो रहा है? अब इस तरह की कॉन्वर्जेशन से पेशेंट शायद खुद के माइंडसेट पे काम करने लगे, क्योंकि कभी कभी पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि शायद मेरा ऐसा बर्ताव करना जायज़ है, क्योंकि उनके कंट्रोल से बाहर की चीज़ें उनके साथ हो रही है, तो वो अपने कंट्रोल से बाहर के बिहेवियर भी एग्जिबिट करते हैं। तो जो केयर गिवर होता है वो हैंडल नहीं कर पाता। अगर एक पेशेंट आपके साथ बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या अपनी बीमारी से परेशान होकर कुछ भी कर रहे हैं, तो ये केयर गिवर्स में इस तरह का कंपैशन फैमिली में हर किसी में नहीं आ पाता। आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 महीने कर लेते हैं, लेकिन फिर एक लंबी लड़ाई में नहीं ला पाते। तो इस सिचुएशन से कैसे निकले, मतलब क्या करें? पेशेंट कितना काम करे और केयर गिवर्स कितना काम करे इस इमोशनल ताने बाने को स्टेबल रखने का, क्योंकि मैराथन तो दोनों को मिलकर भागनी है। बिल्कुल, इसी में काउंसलर का काम आता है, जहाँ पे गोल्स स्टैब्लिश किए जाते हैं कि व्हाट आर द गोल्स फर्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स विच वी नीड टू टेल टू द पेशेंट, एंड व्हाट हाउ द केयर गिवर नीड्स टू एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट इन द माइंड्स ऑफ अ पेशेंट इटसेल्फ। जब मुझे पता है कि शायद ये मुझ पे चिल्ला सकता है और रोज चिल्ला सकता है, इफ आई एम प्रिपेयर्ड देन आई विल बी एबल टू हैंडल इट, देन आई विल नॉट गो थ्रू द इमोशनल चर्न कि मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी मुझे पे चिल्लाया जा रहा है। बट अगर मुझे मालूम है कि मैंने ऑक्सिलरी प्लेटिन दी जिससे मेरा मूड स्विंग्स होते हैं, तो मैं बेटर एडजस्ट कर पाऊंगा। इसीलिए डॉक्टर का एक बहुत बड़ा किरदार है। वो डॉक्टर का किरदार है कि एक तो पेशेंट को जर्नी समझाना है, दूसरे उसके केयर गिवर को समझाना है। जैसे किसी को हाथ में जलन मच रही है, रात में हमने प्लैटिनम्स दिए, हाथ में जलन मच रही है, तो वो पेशेंट और केयर गिवर दोनों को अगर नहीं पता तो उनको एंग्जाइटी होती है। उस एंग्जाइटी से ये बोल रहा है कि मुझे हाथ में जलन हो रही है, वो कह रहा है कहाँ जलन है, दिखाओ हाथ में क्या है, कुछ फील ही नहीं हो कुछ रहा। फील ही नहीं हो रहा। तो दोनों में टकराव की अंदेशा होता है। अगर इसी जगह चीज को अगर हम दोनों को समझा दें तो हमारे पास एक बेटर मोडालिटी होती है, ताकि दोनों को पता है कि मुझे कितना झेलना है और कितना नहीं झेलना, हाउ मच शुड आई बी टॉलरेटिंग एंड हाउ मच शुड आई नॉट बी टॉलरेटिंग। इसीलिए कम्युनिकेशन इज अ वेरी वेरी की विद द पेशेंट, so as to have a conversation also with the caregiver, so that both know their understandings. डॉक्टर साहब, आपने कहा कि डॉक्टर के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने फ़िल्मों में और अपने घरों में क्या देखा है, ज़रा सी भी कोई चीज़ हो जाती है तो मम्मी को मत बताना, उनको फ़ोन मत करना, उसको ये कह देना, मतलब कुछ घुमा फिरा के कह देना। ये बड़ी ही कॉमन प्रैक्टिस है जो मैंने इंडियन हाउस होल्ड्स में तो देखी है। अभी जैसे मेरी ये टांग है, ये फ्रैक्चर हो गई 1 महीना पहले, मैं गिर गई। अब मैंने अपने खुद के घर में 3 दिन बाद बताया, इसलिए नहीं कि मुझे उनको छुपा के कुछ हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़, बट नेचुरल माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि क्या करना है उनको तकलीफ देके, या उसको इतना मत बताओ, उसको ऐसा ना लगने लगे। इस माइंडसेट में कैंसर कैसे फिट इन होता है? क्योंकि हम बहुत बड़ा जजमेंटल सोसाइटी है, कहीं ना कहीं हम जज करते हैं लोगों को। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बहुत बार कई बार इमोशनली ड्रिवन होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने परिजनों को दुख नहीं देना चाहते कि ये मुझे परेशानी कैसे हो गई। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है, हम लोगों को कैंसर के बारे में इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि वो हमारे पास सिंपैथी देते हैं, एम्पैथी नहीं देते हैं। लोगों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिंपैथी, उनको करुणा नहीं चाहिए, उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए कैंसर पेशेंट को। इसीलिए ये सारी कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, और शायद कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोगों को अपने बारे में बताना नहीं चाहते। क्योंकि आज भी अगर मैं अपने ऑफिस में मैं बताता हूँ कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो मेरा हो सकता है मेरा जो इंक्रीमेंट है वो बढ़ जाए, रुक जाए। मेरा हो सकता है प्रमोशन को रोक दिया जाए, लोग मुझे जज करने लगे, मेरे साथ नहीं बैठें, मेरे साथ खाना शेयर नहीं करें। क्योंकि सबको भय है ना, सबको भय है कि मैं कैंसर पेशेंट के साथ खाना खा लूँगा तो मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं उनके साथ बैठ जाऊँगा मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। अरे दोस्तों, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तो मैं 15 साल से देख रहा हूँ तो मेरे सींग की तरह कैंसर निकल आए होते। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। और सबको ऑनेस्ट इसलिए भी है कि क्या हम सत्य सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम इतनी अध्यात्म की बातें करते हैं? समाज से मैं ऐसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, हम इतना अध्यात्म में विश्वास करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं हमारे पास, क्या मैं सत्य को और मृत्यु को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ?
अगर मैं तैयार हूं तो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन देश में आज ही से स्टार्ट हो जाएंगी। और हमारे को ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की जरूरत है कि डॉग मेरे पास कितना % चांस है कि मैं जीऊंगा या मर जाऊंगा। बी ऑनेस्ट। मेरी वाइफ को मत बताओ, वाइफ की चीज बच्चे हस्बैंड को नहीं बताओ, हस्बैंड की चीज वाइफ को ना बताओ, बच्चे को नहीं बताओ। मेरे से आंखों में आंखें डाल के बताओ कि मेरे पास कितना समय है। वो 3 महीने हो, 3 साल हो, 30 साल हो, मैं उसको आनंदमय तरीके से जीना चाहता हूं। तो समाज को भी कहीं ना कहीं सत्य को अपनाने की आदत डालनी पड़ेगी। कहीं न कहीं डॉक्टर साहब हम सभी को द जर्नी विदिन करनी चाहिए, अपने इनर वर्ल्ड को, अपने अंतर्मन को समझना चाहिए। जिस आध्यात्म की आप बात कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो तभी पॉसिबल है उसके जो एक्सेस पॉइंट हैं। अगर आप सिर्फ़ उसको एक लेसन की तरह लो, आपने किताब में पढ़ लिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने पढ़ लिया कि सुबह उठ के ये करना चाहिए, आपने पढ़ लिया कि हमें दूसरों के प्रति कंपैशन रखना चाहिए, हमें उनके साथ एम्पैथी रखनी चाहिए। ये पढ़ने से नहीं होता है, आपको खुद के अंदर जाके खुद के अंदर कुछ ऐसा बदलाव करना पड़ता है जहाँ से आप इसको एक्शन में लेकर आ पाएँ। ये ये किताबी नॉलेज नहीं है दोस्तों, ये इम्प्लीमेंटल नॉलेज है। हाँ, क्योंकि इससे सिर्फ आप ही नहीं, पूरा समाज दोस्तों, पूरा समाज में बदलाव आएगा। और यही पाश्चात्य संस्कृति की एक देन है कि अपने आप को समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इससे पहले आप किसी और को समझें, अपने आप को, स्वयं को समझो। स्वयं में झांक के देखो कि मैं अपने आप में क्या बदलाव ला सकता हूं। उसी से हमारा जो सभ्यता है वो आगे चलती है। और हमारे पास तो अध्यात्म का इतना बड़ा भंडार है जिसके माध्यम से गीता, रामायण जैसी हमारे पास किताबें हैं, संस्कृति धरोहर है जिसके माध्यम से अपना जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब हमने जनरल कैंसर्स की बात की, मैं आप स्पेशली जो जिसमें आप स्पेशलाइज़ करते हो, व्हिच इज़ ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड का कैंसर है, बोन मैरो है, उसके बारे में आप अगर कुछ शेयर करना चाहो, कुछ ऐसी इनसाइट्स देना चाहो, पर्टिकुलरली वो लोग जो इस बीमारी से अपने घर में किसी को जूझता हुआ देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? तो बहुत ही सिंपल है, ब्लड कैंसर लाइलाज नहीं है। ब्लड कैंसर में बहुत सारी आधुनिक आविष्कार हुए हैं जिसके माध्यम से हम लंबा जी सकते हैं। ब्लड कैंसर बहरूपिया है। ब्लड कैंसर के बहुत सारे नाम हैं जिसमें लिम्फोमा, माइलोमा, एएमएल, एएलएल। उसके लिए एक आज की तारीख में एक स्पेशल डॉक्टर होता है जिसे अपन हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और बहुत सारी जगहों पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ब्लड कैंसर में आवश्यकता पड़ती है। वो भले ही एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो, मल्टीपल माइलोमा हो या रिलैप्स लिम्फोमा हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी 60 से 70-80% लोगों तक ठीक कर पाता है। अगर हम थैलेसीमिया की बात करें, सिकल सेल की बात करें, जो पूरे विश्व में प्रेजेंट है, उसमें 90% बच्चे थैलेसीमिया के जिनको 6 महीने की उम्र से ब्लड लगता है और 20-30 साल में जाके उनकी मृत्यु हो जाती है, बिकॉज आयरन ओवरलोड इतना हो जाता है, उनको आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से बचा सकते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक संजीवनी बूटी है जो लोगों की मदद करती है। सर्जरी नहीं है। लोगों को भाई बहनों को देने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ब्लड कैंसर से घबराए नहीं। कैंसर में भी ब्लड कैंसर ऐसा है कि जिससे सब कोई घबरा जाते हैं। तो पब्लिक को समझना पड़ेगा कि ब्लड कैंसर और ब्लड कैंसर के डॉक्टर अलग होते हैं। तो ये एक जो लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं उनको एक यहाँ से एक होप मिलेगी कि किस तरह से वो अपने एटीट्यूड को रखें और फिर जो राइट इन्फॉर्मेशन, राइट ट्रीटमेंट जो चाहिए उसका कोर्स आगे के लिए तय करें। डॉक्टर साहब कैंसर्स में जो एक आजकल और कॉमन कैंसर होता जा रहा है वो स्किन कैंसर, जिसके लिए बहुत हिदायत दी जाती है कि सनस्क्रीन लगा के ही निकले धूप में, अल्ट्रावायलेट रेज से आप डैमेज हो सकती है आपकी स्किन और स्किन कैंसर पैदा हो सकता है। तो रेडिएशन से, रेज से भी हमें कैंसर होने के चांसेस हैं। तो ऐसे हालातों में जो हमारे सीटी स्कैन्स में भी हमारी बॉडी में रेडिएशंस जाती हैं, पेट स्कैन में भी रेडिएशंस जाती हैं, माइक्रोवेव में भी रेडिएशन होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में भी रेडिएशन है। तो कैसे बचें इससे और इनका क्या प्रभाव है? देखिए, हर रेडिएशन अलग अलग प्रकार की है। अगर मैं सीटी स्कैन और पेट स्कैन की करूं, 1 या 2 बार, अगर 3 बार या 4 बार भी आपको कराना पड़ता है साल भर या 2 साल में, वो बहुत ज़्यादा रिस्क आपको नहीं देता। कोई कैथ लैब में है, मतलब कार्डियक कैथ लैब में है जो बार बार एंजियोग्राफी कराता है, हाँ वहाँ पे रिस्क पाया गया है, देखा गया है कि हाँ कैंसर का इंसिडेंस थोड़ा बढ़ता है। तो आपको लेड शील्ड वगैरह पहन के ही उस एरिया में जाना चाहिए, प्रोटेक्टिव गियर पहन के ही हमेशा जाना चाहिए। अब रही बात, जैसे रेडिएशन मशीन से जो हम रेडिएशन देते हैं, उनसे 20 साल के बाद में, 25 साल के बाद में सेकेंडरी मेलिग्नेंसी के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ते हैं, बट उस समय ठीक होने के लिए वो हमारे को ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से अगर हम मोबाइल की बात करें या हम आसपास में टेलीकॉम टावर्स की बात करें, सुना गया है
बट उसका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब किसी ने भी स्टडी करके ये नहीं दिखा पाया कि टावर आपके घर के ऊपर रखी है तो उससे ज्यादा कैंसर होता है, और मोबाइल से भी ज्यादा कैंसर होता है, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं कही। तो कुछ चीजों में हकीकत है और कुछ चीजों में सिर्फ मिथ है। और माइक्रोवेव का जो खाना होता है जो रेडिएशन के थ्रू होता है, या आप Again. माइक्रोवेव के सामने खड़े होते हैं तो रेडिएशन से अगेन एक्सपोज होते हैं। माइक्रोवेव का खाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिकन ने दिखा दिया है इतने साल की उसके बाद कि हमारे को माइक्रोवेव खाने से बहुत ज्यादा कैंसर नहीं होता। स्मोक्ड चीजें खाने से, जो आप बहुत ज्यादा बारबेक्यू वाला खाना खाते हैं, उससे जरूर गैस्ट्रिक कैंसर की संभावना हो सकती है, बट मोबाइल से और माइक्रोवेव से हमारे को इंसिडेंस बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। डॉक्टर साहब, मैं अभी रिसेंटली एक स्टडी पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा गया था कि 10 में से एक भारतीय को कैंसर होगा ही होगा, मतलब 10%, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग नंबर है। तो हमने कुछ प्रिवेंटिव चीज़ों की बात भी की जो हमें करनी चाहिए, फूड पे, स्लीप पे कैसे काम करना चाहिए, लेकिन इस नंबर को ध्यान में रखते हुए मैं एज ग्रुप्स के डिफरेंट हिसाब से भी बात करना चाहती हूँ। आजकल यंग बच्चों में कैंसर्स हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और साथ ही साथ एल्डरलीज में भी कैंसर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जो ये यंग बच्चों को कैंसर हो रहा है वर्सेस एल्डरलीज, एज में क्या ट्रीटमेंट से फ़र्क पड़ता है? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव होता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात पूछी कि कुछ कैंसर जैसे एएलएल है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, वो बच्चों में ही होता है। जैसे एमडीएस है, वो सिर्फ एल्डरली एज में होता है, क्योंकि भाई मशीनरी वियर एंड टियर तो हो ही रही है ना। उस वियर एंड टियर में एक दिन एक सेल नहीं मरा, भूल गया वो टी सेल मारना, तो कैंसर मर गया। तो 35 साल में और 75 साल में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। 75 साल में इंसिडेंस बढ़ जाता है, ये बात कहीं नहीं, सही है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें से, 1 in 10 जो आपने बोला, उसमें से भी 15% कैंसर हमारे को यंग एज में होते हैं। हमारे और वेस्टर्न वर्ल्ड में अंतर यह है कि हमारी हर बीमारी 1 दशक मतलब 10 साल पहले होती है दोस्तों। इसका कारण सोचिएगा क्यों? पॉल्यूटेंट्स हो सकता है, आपकी जीवन शैली हो सकती है, आपका फूड चेन हो सकती है। हमें ये शोध करनी है देश में कि कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से मुझे या इस देश में कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, और हमारे को उसके पीछे जाना पड़ेगा, तभी हम कैंसर को हरा पाएंगे। कुछ ऐसे शोध हो रहे हैं, ऐसे रिसर्चेस में कुछ निकला ऐसे है? शोध बहुत सारे हैं, हमारे पास भी बहुत सारे शोध हो रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारी म्यूटेशन और अमेरिकन की म्यूटेशनों में अंतर है, इसका मतलब हमारा खान पान, हमारा रख रखाव, हमारी आदतें कहीं ना कहीं सब में बदलाव लाने की जरूरत है। इसीलिए कैंसर का रिसर्च कंसोर्टियम्स बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार और हर प्राइवेट अस्पताल कैंसर पे शोध करने में तत्पर है, ताकि हम कैंसर का इलाज ढूंढ पाए। तो डॉक्टर साहब, हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं एज अ कंट्री, प्रीडोमिनेंटली हम रोटी ज़रूर खाते हैं, हर घर में रोटी बनती है। नॉर्थ इंडिया में तो तीनों वक्त रोटी बनती है, अब तो साउथ तक भी रोटी पहुंच गई है, वहाँ भी वो दिन में एक बार रोटी खाते ही खाते हैं। चावल हम बहुत हैवी मात्रा में कंज्यूम करते हैं, क्या इन चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है? रोटी एंड चावल का इफेक्ट पड़ता है कैंसर पर? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, पर रोटी का, कार्बोहाइड्रेट का और शुगर का कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाने में रोल नहीं है, रोल नहीं है। आप नॉर्मल खाइए। हम इतने साल से, अगर हम 5000 साल पहले अपने इतिहास में जाते हैं, तो वहां रोटी नहीं खाते थे, रोटी खाते थे, रोटी से तो नहीं होता है। समय बदल गया, प्रदूषण बढ़ गया, दूषित हवा के साथ में हमने जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड डाले अपनी फूड चेन में, उसका यूज बढ़ गया। डॉक्टर साहब, एक जो पॉसिबल ट्रीटमेंट बताते हैं कैंसर का, या जो आप घर पे कर सकते हैं, दैट इज़ कि आप खाना कम खाना शुरू कर दें, स्टार्व करना शुरू कर दें, क्योंकि फिर आप सेल को कम खाना दोगे तो वो जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्या ये मिथ है या ये बिल्कुल ट्रूथ है? मिथ है। आप अपना शरीर में भगवान ने 3 वक्त की खाना बिल्कुल दिया है। आपको सुबह, दोपहर, शाम को खाना आवश्यक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से कोई कैंसर का रिलेशन नहीं है। ना किसी स्टडी ने दिखाया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारा कैंसर का इंसिडेंस कम होता है। तो प्लीज़ ये मिथ है, इसको मिथ ही रहने दीजिए। सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करिए। 8 बजे के बाद खाना मत खाइए, और खाना खाने के या बड़ी मील मत लीजिए डिनर को, सो जाइए। हम उल्टा करते हैं हिंदुस्तान में, हम ब्रेकफास्ट सबसे कम करते हैं, लंच उससे बड़ा करते हैं, और सबसे बड़ी डाइट होती है हमारी डिनर, और उसके बाद हम सो जाते हैं।
डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ सेलिब्रेशंस भी सारे डिनर के टाइम पे ही होते हैं। बर्थडे पार्टी शाम को ही होती हैं, शादियाँ शाम को होती हैं, फ्रेंड्स के साथ आपको अपनी जॉब प्रमोशन सेलिब्रेट करना है, तो बेसिकली सेलिब्रेशन के लिए भी हमारे पास वो शाम बचती है। तो जब आप बड़े होते हो, एक बच्चे से बड़े अडल्ट बनते हो, तो आपके कहीं न कहीं ब्रेन में वायरिंग होती है कि सेलिब्रेशन तो मतलब शाम को। शाम होता जैसे है। कि अब मुझे अगर किसी से मिलना है, किसी फ्रेंड से मिलना होता है, तो मेरा प्रेफ़रेंस होता है कि लंच या ब्रंच पे मुझे मिल लो। बहुत कम लोग मिलना चाहते हैं, अरे टाइम नहीं है, दिन में तो ये है, दिन में तो वो है। वो मिलना चाहते हैं 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, तो नेचुरली आप कहीं बाहर बैठोगे, एक तो आप प्रोसेस्ड खाना खा रहे हो, कहीं और बना हुआ खाना खा रहे हो और ऊपर से गलत टाइम पे खा रहे हो। तो आई थिंक कहीं न कहीं हमें ना अपना ओवरऑल फैब्रिक को चेंज करना पड़ेगा, सेलिब्रेशन की डेफिनिशन को भी बदलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। ये चीज़ मैं जो ये व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा-सा ना ये पार्टी कल्चर, वीकेंड कल्चर, इस सब कल्चर से निकल कर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि प्लीज़ थोड़ा-सा अगर आपको सेलिब्रेट करना है, अपने लोगों के साथ मज़े करने हैं, तो दिन वाले टाइम को चूज़ करो और अपनी बॉडी पे भी थोड़ा दया करो कि आप टाइम से सोएँ। क्योंकि जब आप नेचुरली 8-9 बजे कोई पार्टी शुरू करते हैं, तो आप 8 घंटे 12-1 बजे की सोते हैं। हीलिंग, 8 घंटे की स्लीप इज मैंडेटरी टू गिव द बॉडी टाइम टू रिपेयर द वियर एंड टियर ऑफ द थ्रू आउट द डे। 8 घंटे की स्लीप का साइंटिफिक तथ्य है। डॉक्टर साहब, लोगों को लगता है कि 8 घंटे अगर मैं 10 से 6 नहीं सोकर मैं 12 से 8 सो लूँ या मैं 2 से 10 सो लूँ, तो मेरे 8 घंटे तो हो गए। हमने एक एपिसोड किया था डॉक्टर रविंद्र गुप्ता के साथ जो कि यहाँ पर आए थे और हमने उनसे स्लीप पर ये एपिसोड किया था और उन्होंने बहुत ही क्लियर तरीके से कहा था कि आप रात की स्लीप को दिन में नहीं पूरा कर सकते हो। जो लोग सोचते हैं कि हम वीक में 4-4, 5-5 घंटे सो लें और वीकेंड हम 14-14 घंटे सो के हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी में रिपेयर वर्क नहीं होता है अगर आप सही टाइम पे नहीं सोते हो। एब्सोल्युटली तो राइट। वो एपिसोड भी आपको ज़रूर देखना चाहिए जो लोग इस कॉन्वर्सेशन को देख रहे हैं। उसमें बहुत सारी इनसाइट्स हैं स्लीप के बारे में, क्योंकि जब अवेयरनेस आती है ना तो बदलाव आता है। इमीडिएटली ना आए, लेकिन धीरे-धीरे आता है। रोज इन्हीं चर्चाओं से, परिचर्चाओं से शायद बदलाव आएगा, जहाँ पे हम जीवन शैली को बदल पाएंगे फ्यूचर, ब्राइटर फ्यूचर के लिए और हेल्दियर फ्यूचर के लिए। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, मैंने एक्सपेरिमेंटेशन खुद के साथ भी महसूस किया है, क्योंकि पहले अवेयरनेस में ही नहीं था कि एक मिनट में आपको 6 से 7 बार सांस लेनी चाहिए, जो जो नेचुरल आपका फ्लो ऑफ ब्रेथ इस हिसाब से रेगुलेटेड होना चाहिए। अमूमन तौर पर लोग 12 से 14 से 15 16 बार भी ले रहे हैं, विच इज़ टू मच। जो आप बहुत ज़्यादा, इसका मतलब शैलो ब्रीथ कर रहे हो, आप डीपली नहीं ब्रीथ कर रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, जब तक ये पता ही नहीं था तब तक शैलो ब्रीदिंग हो रही है कि डीप ब्रीदिंग हो रही है उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब ये पता चला तो क्या दिन के हर मिनट में देखती हूँ अरे 6 बार हुआ है, 7 बार हुआ है? नहीं। लेकिन दिन के कुछ मिनट में ऐसे ज़रूर निकालती हूँ जहाँ मैं बहुत देखूँ कि मेरी पेस क्या होती है। 6-7 बार ब्रीथ करने से बॉडी में क्या फ़ील होता है? क्या मैं उस फ़ीलिंग को पूरे दिन में रेप्लिकेट कर सकती हूँ? तो आपको कुछ एक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं, कुछ एक्सेसिबिलिटी, एक रास्ता मिल जाता है उसको अपनी लाइफ़ में इंजीनियर करने का। सो मैं ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि लोग ये समझें कि माइंडसेट रीवायरिंग से कैसे आपकी लाइफ़ के डिफरेंट चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है इम्पैक्ट उससे। पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार-बार कहती हूँ, माइंडसेट रीवायरिंग का, द जर्नी विदिन करने का, खुद को बेहतर समझने का, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड हियर विद यू डॉक्टर साहब। तो हमने कैंसर के पूरे नैरेटिव को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया एक तरीके से। एक जो चीज़ कैंसर के साथ बहुत क्लोज़ली अटैच्ड है, कहते हैं कैंसर का आपके गट से बहुत गहरा रिश्ता होता है। मुझे लगता है हर बीमारी का गट से बहुत गहरा रिश्ता होता है। आप क्या खा रहे हैं, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, ये पूरी यूनिट का बहुत गहरा रिश्ता है। गट से, इंसुलिन रेजिस्टेंस से और इन्फ्लेमेशन से, ये 3 चीज़ों के बारे में आई वुड वांट टू नो योर इनसाइट्स। नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत ही सही है कि गट माइक्रोबायोम से बहुत सारा बैक्टीरियाज हैं जो कैंसर सेल्स को अ, उकसाते हैं कि तू अमर हो जा। उसी बात से इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस तो शायद हमारे देश में वर्ल्ड की कैपिटल है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सेंट्रल ओबेसिटी है और जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस तो हमारे में बहुत कॉमन है। और इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन तो बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर इज सो मच, एंड दैट इज वाई वी आर सेइंग द inflammatory signature now. This has been created as a signature in the cancers, and we see a lot of inflammatory signatures in Indian cancers because of the prevailing external environment. इसीलिए हील होना, जो आपने पिछला वाला कमेंट था कि स्लीप में मुझे हील क्यों होना चाहिए, इसीलिए आपको हील करना ज़रूरी है। अब देखिए एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन में किसी तरह से सारा ताना बाना जुड़ के आ गया कि मेरा इन्फ्लेमेशन है, मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मेरा लिवर खराब होता है, लिवर खराब होता है, सिरोसिस होता है, सिरोसिस पे मुझे कैंसर हो जाता है। तो कहाँ से बिगनिंग हुई थी? सेंट्रल ओबेसिटी, ओबेसिटी से इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन से इंसुलिन रेजिस्टेंस, उससे लिवर डिजीज, लिवर डिजीज से कैंसर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें और इस मिलियू में
बहुत सारी दवाइयाँ भी काम नहीं करती, क्योंकि उसको भी एक शांत एनवायरनमेंट चाहिए। कैंसर कीमोथेरेपी डज नॉट रिक्वायर अ चॉपी सी वाटर्स। उसे तूफान नहीं चाहिए जहाँ पे वो काम करेगी जाके, उसे काम वाटर चाहिए। तो ये इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और गट माइक्रोबायोम पे बहुत शोध हो रहा है। और आप देखिए, अगर हम पुरातन अपने संस्कारों की बात करें, तो चक्र का रिजुविनेशन करना योगा में कितना बड़ा काम होता था, कि जो चक्र नाभि के पास है, अगर उसको रिजुविनेट करते हैं तो हम उससे हेल्दी वेल्दी रहते हैं। और आज हम देखिए, अब वही चीज हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारा चित्त और मन दोनों हेल्दी है। तो देखिए, सारी चीजें संस्कारों से अगर हम आध्यात्मिक तरीके से जोड़ें, तो जो 5000 साल पहले हमारा इतिहास था, वो आज भी हमारे लिए लाइटिंग एंड गाइडिंग फोर्स है। इसीलिए योगाओं से इन चक्र को जो हम जीवित करते हैं, वो एक बहुत पुरातन तरीके से आधुनिक जर्नी है, जिसके माध्यम से हम आपको हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई ऐसा एक मिथ जिसकी वजह से कैंसर ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो गया है? सो बहुत ही बड़ा मिथ है कि कैंसर ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और कैंसर हमेशा डेथ सेंटेंस है। नहीं दोस्तों, कैंसर लाइलाज नहीं है। कैंसर का इलाज शायद परफेक्ट ना हो, 100% ना हो, पर 60 से 70% ज़रूर है। और दूसरा, कैंसर का इलाज अब आज की तारीख में महंगा नहीं हुआ। ज़रूरत है आपके पहले कदम की, जब आप अपने शरीर के संकेतों को समझ के हम तक पहुँचें। उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है। निश्चिंत रहिए, चिंता मुक्त रहिए, खुश रहिए, खुशी का को शेयर करते रहिए और लोगों को सक्सेस स्टोरीज बताते रहिए कि हमने सब ने मिलके कैंसर को हराया है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से एंड में पूछती हूँ, वो है उनकी सफलता की परिभाषा। आप सक्सेस को किस तरीके से देखते हैं? आपने इतने सारे पेशेंट्स पर काम किया है, बहुत लोगों की बहुत इंस्पायरिंग ब्यूटीफुल स्टोरीज रही होंगी। कई जगहों पर शायद जिसे हम सक्सेस कहें, एक पर्सपेक्टिव में शायद वो नहीं भी मिली होगी। तो इस पूरे ताने बाने में आप सफलता को कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? सफलता का पैमाना है कि हमारे साथ आई हटा के वी कितने हैं। वी की जर्नी में हम कितनी बड़ी टीम है जो लोगों के लिए एकमात्र तरीके से साथ मिल के काम कर सकती है। कभी हम हारेंगे, कभी जीतेंगे, बट वो जर्नी सही मंजिल की तरफ होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शोध और इनोवेशन के माध्यम से बचा पाएँ। वो सफलता होती है, होलसम सफलता होती है। सफलता आई की नहीं होती, सफलता वी की होती है, सफलता हम सबकी होती है। यहाँ पर जो मुझे सीखने को मिला, मैं हर किसी की सफलता की डेफिनेशन से कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ। आपकी डेफिनेशन जो कि बहुत यूनिक है, वहाँ से सीखने को मिला कि जितना आय, जैसे हम कहते हैं आय का शेड करना, आय एलिमेंट का चले जाना, उसको छोड़ देना, उसको त्याग देना, उतना ही ईगो का ड्रॉप होना। और जितना वी को आप राइज करते हो, उतना आप कंट्रीब्यूटर बनते हो, उतना आप कोलैबोरेटर बनते हो और उतना आप गिविंग बनते हो। वी तभी बना पाते हो, आप आय से वी की जो जर्नी है तभी बन पाती है जब आप कुछ दोगे, जब आप गिविंग बनोगे। जब तक आप लेना चाहते हो, दैट इज ऑल आई माइंडसेट। वी माइंडसेट इज व्हाट एम आई गिविंग, हाउ कैन आई मेक इट बेटर एंड ऑल दैट। अगर हम वो सीख पाएं तो आई थिंक वी कैन क्रिएट सक्सेस फॉर आवरसेल्व्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर Thank you. कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। इट वाज सच अ हार्टफेल्ट चैट विद यू। थैंक यू फॉर जर्नी विद इन। आई थिंक बहुत सारे लोगों से इसको जीने का एक मोटिवेशन मिलेगा, और हम सबको ब्लड कैंसर को और कैंसर को हराने का एक नया संदेश मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। अगर आप इस एपिसोड में यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब आपने इस एपिसोड को पूरा देखा है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को थोड़ा हिलाइए, थोड़ा बताइए कि ये कॉन्वर्जेसन और लोगों तक भी पहुँचाना चाहिए। इस कॉन्वर्जेसन को, इस एपिसोड को प्लीज़ अपने किन्हीं भी 3 ऐसे दोस्तों या परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस कॉन्वर्जेसन की ज़रूरत है, जिन्हें इस पॉडकास्ट से हौसला मिल सके। हमारे बाकी बहुत सारे एपिसोड्स हैं, 100 से भी ज़्यादा, जो आप देख सकते हैं और वहाँ पर भी अपना सपोर्ट हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार। मास्टर योर लाइफ विद द जर्नी विद इन पॉडकास्ट।